बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बेगम साहिबा बेगम अख्तर, जब वो अख्तरी बाई फैज़ाबादी कहलाती थी तो हमारे यहाँ दरबार गाने आती थी। 1935-36 से लेके 47-48 तक का उनका वक्फा यहाँ पे बीता है और बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे। दादी को ठुमरी चैती, कजरी, बारामासा, फिल्मी गीत सब सुनते देखा है, ढोलक बजाते देखा है। दादी को बड़ा शौक था फैशनेबल कपड़े पहनने का और उनको बड़ा गाइडेंस करती थी बेगम अख्तर भी कि ऐसे पहनो वैसे पहनो। तो एक पफ वाले ब्लाउज चले थे एक ज़माने में कि वो पफिंग होती थी और यहाँ पे चुन्नट होती थी। कोहिनूर फिल्म में पहना था उसे मीना कुमारी ने। दादी ने देखा और उनको भाग्या। फिल्म लगी थी दिलीप कुमार और मीना जी की। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा ही ब्लाउज पहनना है। तो रियासत में 5-7 दर्जी जो काम करते थे उनको भेजा गया कि भाई आप जाइए और उसमें बैठ के स्केच करिए, फिल्म का शो देखिए। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, दरबार में पेशी हुई। सब दर्जियों को बुलाओ, कुछ ड्रॉ किया कि नहीं। सब आके सर झुका के खड़े हो गए। बोले माफ़ करें, फिल्म में ही इतना डूब गए कि हमने ब्लाउज डिज़ाइन नहीं किया। जो लोग बहुत सोशल मीडिया से भी हैं कि हर समय उनको इंस्टाग्राम पे और ट्वीट पे और उस पे रहना है, मैं उससे कतराता हूँ। आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, आपकी रीच थोड़ी बड़ी करिए, आप ऐसे करिए। मैं कहता हूँ क्या करना है, जो मन में आया कर दिया, नहीं आया नहीं किया। अंततोगत्वा तो मेरी किताब ही पढ़ी जानी है। बिल्कुल। आप एक क्रॉनिकलर हैं, जैसे मैंने किसी JLF में शायद था कि आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट chroniclers of our time, because आपका जो vantage point है ना वो एकदम अनकरप्टेड चश्मा है। बहुत अच्छी बात है। एक तो मैंने किसी अभी इंटरव्यू में कहा था कि मेरे मित्र नीलेश जी कहते हैं कि तुम क्रॉनिकलर हो, दस्तावेज बनाते रहते हो। विरासत में मिली हुई चीज़ों का संरक्षण करना है, विरासत में मिले हुए अनुशासन, नियम कायदे, परंपराओं का निर्वहन करना है, खुशी खुशी करना है। दकिया न्यूज़ ढंग से नहीं करना है। आपको अच्छा लगता है आप करिए, आपको नहीं अच्छा लगता ना करिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ा शिवालय है, महाशिवरात्रि को सभी लोग रुद्राभिषेक करते हैं। आपको करने का मन हो करिए, नहीं करने का मन हो मत करिए। दर्शन करने जाने का मन हो जाइए, नहीं जाने का मन हो ना जाइए। लेकिन बी प्रेजेंट एट अयोध्या ऑन शिवरात्रि। जरूर रहिए दिवाली में, जरूर रहिए जन्माष्टमी में, भगवान का झूला होता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आपको अपनी मौज के लिए, घूमने के लिए, 4 दोस्तों के साथ कुछ करने के लिए आपको अपनी परंपरा छोड़ के निकलना है। ये एक डिसिप्लिन है घर में। मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरी दादी देखती हैं और उनको लगता है कि मैंने इसको जो समझाया सिखाया करता है। आप एक क्रॉनिकलर हैं, जैसे मैंने किसी JLF में शायद था कि आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट chroniclers of our time, because आपका जो vantage point है ना वो एकदम अनकरप्टेड चश्मा है वो। और जहाँ से आप देख रहे हैं इस दुनिया को, वो एक्शन से दूर है। वो बम्बई के किसी
सर्कल्स, पार्टीज, खेमों से प्रभावित नहीं, या आप उसके उस एक परफॉर्मेंस चल रही है लोगों के जीवन की और आप दूर से देख रहे हैं, तो आपका जो सेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत अलग है। आपकी जो सेंस ऑफ नॉलेज है और जो सेंस ऑफ कन्वेइंग दैट इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो स्टोरी टेलिंग है, वो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों तक उस जानकारी को, ज्ञान को पहुंचाती है। लेकिन आपकी जैसे विरासत वाले व्यक्ति के लिए तो और भी मुश्किल रहा होगा ये साबित करना, अपने आप को साबित करना। कई परतों का जवाब है इसका। बहुत अच्छी बात है। एक तो मैंने किसी अभी इंटरव्यू में कहा था कि मेरे मित्र नीलेश जी कहते हैं कि तुम क्रॉनिकलर हो, दस्तावेज बनाते रहते हो। मैं रजिस्टर्ड ढंग से पढ़ाई लिखाई हुई, मैं माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएट हूँ। बाद में मेरा मन बदला तो मैंने मास्टर्स किया लिटरेचर में और लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिर पीएचडी की। लेकिन शुरू से मेरे घर में डॉक्टर्स की पूरी एक खेप रही। मेरे दादाजी डॉक्टर, उनके छोटे भाई डॉक्टर, मेरे दोनों फूफा डॉक्टर, मेरी माँ के 3 मामा सब लंदन में हैं सेटल्ड, अब 1-2 नहीं रहे, सब डॉक्टर। तो परिवार में करीब दर्जन भर डॉक्टर होंगे और एक बड़ा नोबल प्रोफेशन लगता रहा। तो मेरे मन में कहीं से दिमाग में था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं मेडिकल की तैयारी की, पढ़ाई की, साइंस वाइंस पढ़ा, सब किया। मेरे को एक समय के बाद रुचा नहीं और मैं कम्पीट नहीं कर पाया। और मैं वो आजकल जो फीस दे करके सीट उस तरह से ली जाती कैपिटेशन, मैंने कैपिटेशन में नहीं जाना पसंद किया। कहीं साबित करने का भाव था कि लोग यही कहेंगे कि बड़े आदमी का लड़का था तो डिग्री खरीद लाया टाइप से, तो वो नहीं मन बना। लेकिन ये सच है कि जब मैंने लिखना शुरू किया, मेरे शहर में कुछ लोगों ने नागभाव सिकोड़ा, उल्टा सीधा कहा। दूर के रिश्तेदारों ने कि अरे फलां का लड़का तो बिगड़ रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में लोग राइज करने लगे थे, कोई इंजीनियर हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते। लेकिन एक दौर आता है, जैसे एक दौर आता है एडोलसेंट से यंग होने का, जब आप कहीं फिट नहीं होते हैं। पिताजी लोगों की पार्टी में भी आप जाते हैं तो न बड़े ही रह गए न बच्चे रह गए। तो एक ऐसा वो भी होता है, सफल और असफल के बीच की जो एक सीमा रेखा। बेटा क्या कर रहे हो का जवाब, बेटा क्या कर रहे हो स्पष्ट नहीं, और बेटा जो कर रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा और दुनिया समझ रही। तो जो सफल और असफल के बीच का जो एक सीमा रेखा है, संधि रेखा है, उस पे डामाडोल कदमों से मैंने पैर रखे और लेखक बनना चाहा। पिताजी को कहा, माँ ने कहा कि कविता विता लिख रहा है, तो फिर फादर बुरा नहीं माने, नाराज नहीं हुए। विद्यानिवास जी को भेजा। विद्यानिवास जी ने 1 महीने बाद जवाब दिया कि लड़का तुम्हारा बड़ा अच्छा कर रहा है, इसको पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। तो इसका तो पूरा क्रेडिट परिवार का है, मेरे पिता का खास करके, श्री बिमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्रा जी, कि उन्होंने मुझे ये सहूलियत दी। प्रेरणा जगाई लिखने पढ़ने की मेरी बुआ ने, ज्वलंती बुआ ने, कि तुम कर सकते हो, करो बेटा। और मेरी माँ पिता के कमरे जहाँ हम लोग रहते थे उसके बगल बुआ का कमरा होता था। तो सुबह स्कूल जाने में आवाज़ क्या आ रही कमरे से, कुमार गंधर्व की, मल्लिकार्जुन जी की, सिद्धेश्वरी देवी की, तो वो बनक है बनने की। तो लिखने पढ़ने की जब शुरुआत की तो ये अप्रोच ही बड़ा, ये डेफिनेशन ही बड़ी खतरनाक थी। आप क्या बनने जा रहे हैं साहब? लेखक बनने जा रहे हैं। लेखक तो पार्ट टाइम जॉब है, लेखक तो सब करते हुए आप दुनिया भर का काम ही होता है, तो जो वक्त मिलता है उसमें लेखन करते हैं, ऐसा दुनिया सोचती है। या आप डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, बैरिस्टर नहीं बने, सिविल सर्विसेज में नहीं गए, बिजनेस नहीं किया। जो कुछ हो नहीं करता है वो राजनीति में चला जाता है। हमारे साथ के बहुत लड़के राजनीति करने लगे, कुछ कुछ पदों पे पहुंच गए। तो आप तो ना राजनीति कर रहे हैं, ना व्यापार कर रहे हैं, ना किसी एक क्लास नौकरी के हिमायती हैं, ना आप प्रोफेसर और लेक्चरर बन रहे हैं। कर क्या रहे हैं? सब कविता लिख रहे हैं, सब गाने संजो रहे हैं। तो वो एक फेस था। और तकलीफ इस बात की है कि बाहरी लोगों को समस्या थी। बाहरी लोगों को समस्या का अर्थ ये कि
जो परिवार से जुड़े थे, जो सो कॉल्ड हितैषी भी होते हैं एक दौर में, अपने माता पिताओं के हो जाते, तो वह लड़का क्या कर रहा है, वो उनके ज़्यादा निगाह होती है। कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि सरकास्टिक होते हैं। तो वो सब बड़ा था, लेकिन मेरे पिता संयत रहते थे। उन्होंने एक बात कही कि बेटा तुम कुछ भी नहीं ये सब करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, तो बस मैं तुमसे ये कहूँगा, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अध्ययन करो, संघर्ष करो, अपने हुनर से, अपने काम से, अपनी कलम से बेईमानी मत करना, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान करेगा। तो एक ये सीख थी। माँ मेरी बहुत सीधी सादी गृहिणी, लेकिन उन्होंने हमारे रूपाकार में, हमारे परवरिश में बहुत वो किया। जॉइंट फैमिली में भी तमाम तरह के कामों में उलझी रहने के बाद, परिवार संभालने के बाद, जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिया, होमवर्क कराया, हमेशा हम लोगों को तमीज़ और तहज़ीब सिखाई, कैसे बात करनी है, किसी की बात का जवाब नहीं देना है, कभी रिएक्ट नहीं करना है, वो मेरी माँ की दी हुई सीख है। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं स्लो में ही कहूँगा ये, जो भी जैसे सुनना चाहे, कि मेरा जो कुछ भी हासिल है वो मेरे माता और पिता का है, और मेरे दादी का, और मेरे परिवार का है। राज सदन को माइनस कर दीजिए, यतीन मिश्रा कहीं नहीं है। इसलिए नहीं कि राज परिवार के हैं, इसलिए कि ऐसा परिवार लोग सबको दें। हमेशा यही परिवार मुझे हर जन्म में मिले, अगर जन्म पुनर्जन्म की अवधारणा है तो वो मैंने सीखा। तो वो बड़ा कठिन था। और सबसे मज़ेदार क्या था कि आज भी, अब तो कम हो गया है, अब तो अपनी राह निकल लिए, कि मैं हमेशा एक पेंडुलम की तरह रहा। रजवाड़ों में मैं लेखक रहा, लेखकों में मैं रजवाड़ा रहा। स्पेयर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कि जब राज परिवारों के कुनबे में जाना है, शादी ब्याह में कुछ करना है, तो लोग धीरे धीरे बात करते थे, अरे ये फलाने का लड़का लेखक है, तुरी टोपी लगा के और पूरा कलंगी लगा के वैसे नहीं बिहेव कर रहा है। मैं सॉरी टू सबसे माफ़ी मांगते हुए, कि जो एक रजवाड़ों का एक मैनरिज्म है, हाँ, वो वैसा नहीं है, समथिंग डिफरेंट। ये अचकन में नहीं आता, ये कुर्ते पजामे में आता है, ये वो है। पहनता मैं भी हूँ कभी कभी, ओकेजनली कहीं पहनना हुआ, लेकिन मैंने बहुत सामान्य ढंग से जीना पसंद किया। तो मैं वहाँ वो था, ठीक है। और जब साहित्यकारों की जमात में गया, जहाँ सब तरह के लोग थे, बहुत ही अति साधारण से लेकर विशिष्ट वर्ग के लोग थे, फाइनेंशियली भी उस तरह के बैकग्राउंड से, अरे भैया इनका क्या कहना है, ये तो राजा साहब की औलाद है, ये तो IIC में रुकते हैं। एक ज़माने में फैब इंडिया का बड़ा एक औ जैसा देखा जाता था, फैब इंडिया के कुर्ते पहनते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो हमेशा जब भी मेरी मेरिट को, जब भी मेरी कलम को उस तरह से काटने की कोशिश की गई या उस पर प्रहार हुए, अरे राजा साहब, राज परिवार है। तो आज भी मुझे जब कोई कहता है कि आपका घर राज सदन, राज परिवार, तो मुझे लगता है कि ये कहीं से कुछ उस तरफ तो नहीं जा रहा है, ये कुछ स्पाई की तरह ये तो नहीं देख रहा है कि राज परिवार की बातों को लेकर के कोई बात कहनी है। तमाम मंचों पे मुझे जब इंट्रोड्यूस करते हैं, हम ये बता दें कि आप इस परिवार से आते, तो हम कहते हैं इस परिवार से आने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। आप ये क्यों नहीं कहते कि ये लेखक है, आप ये क्यों नहीं कहते कि ये बायोग्राफर है, ये पोएट है, ये म्यूज़िक का काम करता है, ये म्यूज़िक समझता है, जो समझना है कहिए। रजवाड़ों का एक महफिल सजा रहे हों तो बता दीजिए कि साहब ये भी अयोध्या से आ रहे हैं, या मेरा बायोडाटा कहीं ब्याह वाह के लिए ले जा रहे हो तो बता दीजिए कि साहब फलाने का लड़का है। तो मुझे वो अजीब लगता है, क्योंकि मैंने उसके नाम पे हमेशा पिटाई होती देखी। नहीं, मुझे तो लगता है कि आपको अपनी जो बहुत वेल डिज़र्व्ड अक्लेम और प्रेज़ है, उसको हासिल करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी होगी। अभी भी ये होता है। अरे साहब, वो जैसे मेरे लिए कई बार क्या होता है, कभी ऑफ द रिकॉर्ड भी सुना दूंगा, जो मुझे नहीं जानता उसके लिए, उसके मन में भी मेरे लिए प्री कंसीव कोई थॉट प्रोसेस है। जो मिल लेता है वो कहता है अरे आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरल हैं, हम तो कभी सोच नहीं सकते थे। तो हमने कहा ऐसा कौन से जू से अजायब घर से निकल के आया हूँ कि आप मेरे बारे में सोच नहीं सकते थे। मेरे बारे में, मेरे लेखन के बारे में धारणा बना लीजिए, आपके पास किताब होगी, आप मंगा सकते हैं। व्यक्तित्व के बारे में धारणा बनाने के लिए कम से कम एक बार मिलना जरूरी है, एक बार बतियाना जरूरी है। किसी की सुनी सुनाई पे क्यों आप बनाते हैं। और मुझसे जब मेरे मित्रों के बारे में लोग सवाल करते हैं
तो मैं जिनको नहीं जानता होता हूँ, आप एक बड़े लंबे कैनवास पे आप बहुत लोगों की रचनात्मकता से प्रभावित होते हैं, लेकिन शायद जीवन में कभी मिले नहीं होते, या बहुत मुख्तसर सा मिले होते हैं जिससे कोई आप धारणा नहीं बनाते। तो मैं कहता हूँ भाई मैं कोई धारणा नहीं बना रहा, मुझे मालूम नहीं वो कैसे हैं। कोई किसी की बुराई भी करता है आके, तो मैं कहता हूँ कि जाने दो यार, मैं जानता ही नहीं हो सकता, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। लेकिन ये होता है, और मुझे लगता है ये मेरे साथ ही नहीं होता, सबके साथ होता है। आप भी सुनते होंगे, सब सुनते हैं। तो जब गलत तरीके से मुझे घेरा जाता है, जब गलत तरीके से कोई बात कही जाती है, तो मुझे वो चिढ़ पैदा करती है। लेकिन मैंने एक ये उसूल बना रखा है कि मुझे इन सब बातों पर जवाब नहीं देना है। आप मित्र हैं, आप पूछ रहे हैं, अपने मन की बात कह रहा हूँ, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर अभी आप कोई चीज़ आक्षेप के सेंस में कहें कि साहब आपके लिए ये कहा जाता है या ये इल्ज़ाम, तो भैया इल्ज़ाम का रिजॉइंडर देने के लिए जन्म नहीं लिया है। समय का एक अपना एक टेस्टिमनी होगी जिस पे जाके वो ये तय कर देगा कि आप कितने ईमानदार थे, कितने बेईमान थे। एक बात। दूसरी बात, क्या पड़ी है किसी के आगे कुछ प्रूव करनी? बिल्कुल। इसके अलावा फिर मैं सिर्फ अपने कृतियों से अपने पाठकों को जवाब दूं। तो पाठक लोग तय करें। उस पिटाई का आनंद लेता हूँ कि भैया कविता नहीं अच्छी लगी, या ये आपने रिपीटिशन लिख दिया, या ये मज़ा नहीं आया, ये आपने कमाल का लिख दिया। तो जो कमाल का लिख दिया उसका अहोभाव भी वैसे ही लेता हूँ, और ये आपने बहुत कचरा किया है वो भी मैं बहुत सामान्य ढंग से लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे मन में कोई भी दिक्कत, कोई भी हलचल नहीं है, और मैं किसी जुगाड़, किसी दौड़ में नहीं हूँ। मुझे आनंद ही नहीं आता। मुझे किसी काम का अंत, उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट से ज़्यादा मुझे उसका प्रोसेस भाता है। मैं आज भी लता सुरगाथा के सफलता से ज़्यादा उसकी जर्नी को एंजॉय करता हूँ। गुलजार साहब की किताब की जर्नी को एंजॉय करता हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत काम का है, और ये मुझे ताकत देता है। आपने यार एक बार गुलजार साहब की बुक भी दे दीजिए मुझे। गुलजार साहब की पुस्तक के बारे में बताइए, हजार राहें मुड़ के देखिए। गुलजार साहब गुरु हैं, मित्र हैं। मित्र कहने की हैसियत नहीं है, लेकिन वो मित्र मानते हैं। 2000 में मैं गया अमेरिका। जयप्रकाश नारायण सेंटेनरी हो रही थी, साहित्य अकेडमी के डेलीगेशन का पार्ट था जी। तो वहाँ पर एक होटल है, लाइए मैं नाम होटल का भूल रहा हूँ, न्यूयॉर्क में। मैं इसमें लिख दिया है, मैंने कहा इसी जिक्र से शुरू करूं कि कैसे जानता हूं। हाँ, न्यूयॉर्क के 7th स्ट्रीट पर लेजिंगस्टन था होटल, ब्रॉडवे के पास। तो वहाँ हम लोग रुके। तो साहित्य अकेडमी का पूरा डेलीगेशन था। तो मैं और विश्वनाथ सचदेव, जो आजकल नवनीत के एडिटर हैं, कादम्बरी के भी रहे हैं दौर में, तो हम और विश्वनाथ जी एक कमरे में थे, गुलजार साहब दूसरे में थे, सब रूम शेयर था। 2000 में मेरी उम्र रही होगी 22-23 साल। तो मैं आई वॉज द यंगेस्ट वन। गोपीचंद नारंग हेड होते थे, और उसमें निदा फाजली, बशीर बद्र, जावेद साहब, शहरयार सब थे, मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा। युवाओं में मैं था सिर्फ। अच्छा। मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं गया। तो एक दिन तो गुलजार साहब से सब लोग बोलते बतियाते थे, और मैं थोड़ा दबता था, संकोच में रहता था, क्या जाऊँ इतने बड़े आदमी। तो एक दिन दरवाज़ा नॉक हुआ, तो गुलजार साहब ने कहा कि मुझे दूध की बोतलों की तरह मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर ले लीजिए। तो लोग आए, नमस्ते प्रणाम। बरखुरदार से जवान तो आप ही हैं इस पूरे दल में, खैर नमस्ते हुई, बहुत प्यार से मिले। विश्वनाथ जी ने कहा कि यतीन्द्र नहीं है, आइए चलिए वॉक पे चलते हैं। फिर वो ले गए, उन्होंने हम लोग को ब्रेकफास्ट कराया। धीमे धीमे खुला, आप बोलते कम हैं या बोलना नहीं चाहते? मैंने कहा सर आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैं थोड़ा सा मेस्मराइज्ड हूँ आपसे, ये वो। फिर बहुत प्यार से मिले। वो दिया अपना नंबर लिख के कि कभी बम्बई आना तो मुझसे बात करना। बड़े आदमी ने दे दिया कभी अपना नंबर, कौन दोबारा जाएंगे तो पूछने वाले हैं, कौन हमें रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। इस इम्प्रेशन के साथ अयोध्या लौट आया। फोटो भी है मेरी साथ में उनके, वहाँ की पहली मुलाकात की। तो 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे साहित्य अकेडमी ने एक प्रोग्राम में बुलाया, मुलाकात वो युवाओं का होता है। मैं, बद्री नारायण और चेतन क्रांति, 3 लोग थे। तो आईआईसी में रुका था। तो शाम को जब प्रोग्राम करके लौटा तो आईआईसी के उस पर रिसेप्शन पे उसने कहा कि सर ये एक मैसेज है आपके लिए। क्या है? गुलजार प्लीज़ कॉल मी व्हेन एवर यू फील फ्री, दिस इज़ लैंडलाइन नंबर मुंबई। किसका है? बोले गुलजार साहब बॉम्बे से।
अरे, मैंने फ़ोन वहीं से लगाया अपने कमरे से। मैंने कहा सर प्रणाम भैया थी। बोला हाँ बड़गुड़दार कहिए कैसे हैं। आपने तो भूल ही गए, आपने तो याद ही नहीं किया। आज मुझे साहित्य अकेडमी का इनवाइट आया, मुलाकात में आपका नाम देखा तो मुझे सारी यादें ताज़ा हो गई। फिर मैंने कहा कहाँ याद करूँ, तो मैंने आपने तो नंबर दिया नहीं था, तो मैंने साहित्य अकेडमी में पूछा तो पता चला कि कार्यक्रम चल रहा है, IIC में रुका है, तो मैंने IIC मिला दिया। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि एक बड़ा ऑथर, राइटर, सिनेमा का आदमी, स्कॉलर, लिरिसिस्ट, मतलब कुछ भी कहिए, गुलजार साहब बिल्कुल। और वो मुझे चेज करके, ढूंढ करके मुझे अपनी ब्लेसिंग दे रहा है। उस बात ने मुझे बहुत, तो मैं फिर उनसे मिलने गया। अलग से पिताजी ने कहा ये बदतमीजी मत करो, जाओ उनसे मिल के आओ। अब देखिए यही परवरिश काम आती है कि भाई गुलजार साहब ने किया, अब आप फूल के कुप्पा हो रहे हैं। फादर ने मुझे कहा कि नहीं तुम जाओ, बॉम्बे जाओ, अच्छे से मिल के आओ, इतना तुम्हें पूछ रहे हैं, सीनियर पर्सन है। 2-1 कविता संग्रह तब तक रिलीज थे, 3 किताबें थी, गिरजा वाली किताब है, लेके बॉम्बे गया, उनसे समय लेके बहुत प्यार से मिले, बहुत वेलकम। फिर वो एक सिलसिला चल निकला। फिर एक दिन या फिर 3-4 साल बीत गए और मिलता रहे, उनसे मुलाकात होती रही। इस किताब का कहीं कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। तो गुलजार साहब से एक दिन ऐसे बात हो रही थी किसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी का मजमूआ बनाओ, हिंदी का अपना नॉन फिल्म सॉन्ग का कोई कलेक्शन बनाओ। तो टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे क्या करूं। तो मैंने कहा सर मैं चुन के दूं आपको, आपका कंपाइलेशन बना के देता हूं, फिर आप उसको छपा लेना, अपने हिसाब से लिख लेना। बोले आप कर लेंगे। मैंने कहा मेरे पास है सब। और तब तक इतना वो था, मैंने बहुत पढ़ लिया था, उन्होंने सब किताबें दे दी थी, जो कुछ कम थी मैंने मंगा ली थी। फिर मैंने बहुत मेहनत से 100 नॉन फिल्म सॉन्ग्स का एक कलेक्शन बनाया और उनको बहुत अच्छे से सब करके भेज दिया। देखा, फिर उनका फ़ोन आया, बोले यतीन तुमने बहुत अच्छा किया है, इसकी भूमिका लिख दो। तो मैं घबरा गया। मैंने कहा सर मैंने भूमिका लिखने के लिए नहीं किया था, आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं, तो मैंने एक सिलेक्शन करके दिया कि देख लीजिए आपको ठीक लगता है क्या आपको। बोले नहीं तुमने बहुत अच्छा चयन किया, मैं नहीं कर सकता, और तुमने किया है तो तुम ही इसका वो करोगे, भूमिका लिखो और इसका शीर्षक तय करो। तो इस तरह से यार जुलाहे आई। यार जुलाहे करने के बाद 1 साल बाद वो बहुत मशहूर हुई, उसको शीन काफ निज़ाम साहब ने उसका उर्दू तर्जुमा किया। फिर 1 साल के बाद उन्होंने कहा कि फिल्म सॉन्ग का करना है, तुम ही करोगे वो भी काम। मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर वो किया, वो रूपा से छपी और उसको जो है गुलजार साहब ने फिर मुझे एडिट करने को दिया। उसका ट्रांसलेशन पाकिस्तान से रिलीज़ हुआ उर्दू में। तो अब एक संग्रह बना रहा हूँ जो कविता का है, एक संग्रह बना रहा हूँ जो फिल्म सॉन्ग का है, दोनों मैं एडिट कर रहा हूँ। तब तक मैं उनके बहुत क्लोज आ चुका था और बात करने लगा था। अच्छा जब आप मिलते हैं तो पोइट्री पे तो बात करते नहीं, मैं सिनेमा में भी चूँकि इंटरेस्टेड रहता हूँ, लता जी पे भी काम कर रहा था, तो ये फिल्म कैसे बनी थी, वो फिल्म कैसे बनी थी, ये गाना कैसे हुआ था, वो गाना कैसे हुआ था। और बाय द मीन टाइम फिल्म फेयर में उनका एक कॉलम चलता था, गीत गाता चल जी। तो उसमें एक सॉन्ग की डिटेलिंग आपने शायद जरूर देखा हो, एक गीत की पूरी डिटेलिंग करते हैं। तो मैंने 1-2 गाने उनको सुझाए। मैंने कहा मीरा का बाला में बैरागन होंगी का कर दीजिए, फिर मैं इसका कर दीजिए, फिर तो ऐसे फिर तुमने पढ़ा कॉलम, तो फिर वो एक गुरु शागिर्द वाला मामला चलने लगा। तब मैंने कहा, फिर मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था कि आप जो भी बात करेंगे, तो मैं टेप लेके बैठता था, जो भी बोलते बतियाते सब लिखता था। तो एक दिन उन्होंने कहा, मैंने कहा सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अपना जीवन भी बताइए, अपना बचपन भी बताइए, पार्टीशन। तो बोले पूछो ना, तुम जो पूछना है पूछो। ऐसे 10-12 साल 14 साल लगे और करते कराते ऑथराइज बायोग्राफी का सफ़र पूरा हुआ। मुझे कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। गुलजार साहब भी बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं। अच्छा एक बात और है नीलेश जी, बहुत मज़ेदार, कौन मूर्ख होगा कि गुलजार या लता मंगेशकर जैसा शख्स उससे बात कर रहा है और वो उसको अब्रप्टली कट करके दूसरा काम करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता था जब लता जी रोज बतिया रही तो बात करो, जब गुलजार साहब रोज मौका दे रहे तो गुलजार साहब का तो साथ में बैठ के करता था, बॉम्बे जा करके, दिल्ली में मिलता था, किसी समारोह में मिलता था। गुलजार साहब के साथ सब लाइव कन्वर्सेशन है आमने सामने, लता जी के साथ मैक्सिमम कन्वर्सेशन ऑन फोन है। तो ये एक सौभाग्य मिला करने का। तो जब ये मिला करने का तो फिर मैंने किया। करने के बाद उसको एडिट करना, उसके उर्दू
तलफ़ुज़ को, उसके नुक्तों को देखना, फिर और इस पर्सपेक्टिव से काम करना कि एक ऐसे हरफन मौला कलाकार के बारे में है जो शायर भी है, कहानीकार भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है। और एक खतरा भी था कि लता जी के साथ एक सहूलियत ये थी कि लता जी पे कोई वैसा काम नहीं था पब्लिक डोमेन में, और लता जी बहुत प्राइवेट पर्सन थी, तो लता जी किसी से खुलती नहीं थी। एक नसीर मुन्नी कबीर की किताब थी, तो मैं हिंदी में जो लिख भी रहा था वो एक तरह से नई बात थी इस अर्थ में कि लता जी कितने लोगों को मुहैया थी बात करने। गुलजार साहब इसका बिल्कुल कंट्रास्ट है। उनकी सैकड़ों लिखी खुद की किताबें हैं, उन पे सैकड़ों खुद का काम किया हुआ है, दर्जनों उनके शागिर्द हैं, कुछ ना कुछ कंपाइलेशन बना हुआ है, हर आदमी ने अपने पर्सपेक्टिव से किताब लिखी हुई है। तो उन पे काम करना एक चैलेंज था। फिर लता सुरगाथा का एक प्रभाव बन चुका था, तो लता सुरगाथा का जो प्रभाव बन चुका था उसका ये मामला था कि कहीं ऐसा ना हो कि उस ख्याति को ये दोहराना चाह रहे हैं, इस चक्कर में तो नहीं कर रहे हैं। और तब तक भी 10-12 साल हो चुके, तो मेरे प्रकाशक अरुण माहेश्वरी जी ने कई बार कहा कि लाओ किताब छापे। मैंने कहा भी उसका हैंगओवर चल रहा है लता सुरगाथा का, बीतने दो समय। 16 में आई लता सुरगाथा, 23 में आई गुलजार, तो हमने पूरा 7-8 साल लगा दिए, उसके बीच में गैप कर दिया कि कम से कम लोग उससे निकल के वेट करना शुरू कर दें कि हाँ यतीन का काम है ये। तो गुलजार साहब की किताब ऐसे बनी। कुछ और बहुत मज़ेदार वाक़ये हुए उनके साथ। गुलजार साहब ने जो लिखा है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। 14 बरस लगे मुझे अयोध्या पहुँचने में। अयोध्या के राजकुंवर यतीन्द्र मिश्र मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। पता नहीं क्या क्या कहा मैंने, लेकिन सारी खूबी उनके सवालों की है, मेरे जवाबों की नहीं। यतीन्द्र ही की खूबी थी कि वो मेरी ज़मीन को इतनी गहराई तक खोद पाए। मुझे लगता था शायद तेल निकल आए तो कुछ हासिल हो, लेकिन हो सकता है सिर्फ मिट्टी हाथ आए या पानी का कुआं निकला। इसका फैसला अब अरुण माहेश्वरी करेंगे या आप किताब पढ़कर। कुछ हीरे पन्ने अगर यतीन्द्र के हाथ आए हैं तो उनकी फराख दिली है कि वो आप सबके साथ बांट रहे हैं। ये उनकी फराख दिली है जो उन्होंने ऐसा लिखा। अब आपके पहले चैप्टर से कुछ पढ़ना चाहूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल। बचपन याद है उन्हें, सरहद के उस पार का बचपन। झेलम ज़िले के दीना की वो गलियाँ जो उनके होने का वजूद उस मिट्टी से तय करती थीं, सब याद है। माँ सुजान कौर और पिता सरदार माखन सिंह कालरा का दुलारा पुन्नी अपने नाना भाग सिंह से इकन्नी और नानी से दुअन्नी पाकर कैसे अपने बचपन के खेलों में डूबा रहता था। भाग सिंह दीना और झेलम के बीच के पड़ोसी गांव काला के निवासी थे। इस तरह संपूर्ण सिंह के नानी का गांव पड़ोस में ही पड़ता था। खुद दादाजी सरदार निहाल सिंह का पैतृक गांव कुरला दीना से लगभग 1 मील दूर था। कुरला, काला और दीना से गुजरता हुआ संपूर्ण सिंह का बचपन अपने सबसे सुंदर दिनों में बीत रहा था और उनकी परवरिश में बहुत सारी चीज़ें, ढेरों आवाज़ें अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं। उन्हें याद है उनके गांव और आसपास की बस्ती में हीर सुनाने वाले, गुरबानी गाने वाले लोग रहते थे। बचपन से ही कानों को जपुजी साहब और गुरबानी के पाठ की लत लग चुकी थी। गुरु ग्रंथ साहब की आरती जो राग धनाश्री में पारंपरिक तौर पर गाई जाती है, उसे जब रागी अपने साज बाज के साथ गाते थे तो उनका मन अजीब मस्ती में डोलता था। आप बताइए ना उस वक्त के बारे में। लिखा ही है, गुलजार साहब ने बहुत तबीयत से याद किया अपने बचपन को, माँ को, सौतेली माँ को, पिता, दादा। बहुत सारे प्रसंग हमने हटाए इस अर्थ में कि वो बहुत ही गमगीन करने वाले थे। उनकी दादी की मृत्यु का एक ब्यौरा था, वो मुझे बहुत पसंद था।
कपड़े की दुकान थी, आढ़त की दुकान पे बैठते थे। ये किशोर थे, दादी बीमार पड़ी हुई थी। तो वो प्रसंग आता है कि अब दादाजी बहुत दुखी हैं, इनके पिताजी, और दादाजी सॉरी दुखी हैं, और इनके फादर से कहते हैं नाम लेके कि लट्ठा कोरा लायो नहीं, तो सर हिला देते हैं। ये एक दृश्य बताया था गुलजार साहब, मतलब कोरा लट्ठा ले आए हो ना खरीद के। तो गुलजार साहब ने कहा किसी ने कुछ नहीं कहा, सब समझ गए, सब समझ गया। और ये समझ गया कि तो मैं घर में गया, दौड़ के झांक के देखा कि दादी हैं कि चल बसी। तो दादी अपने अंतिम दौर में थी। तो मैं ये समझ गया कि दादी आजकल में नहीं रहने वाली हैं, और ये कोरा लट्ठा कफन के लिए आया। कह के चुप हो गए, थोड़ा सा एक अजीब सा बोझिल वातावरण हो गया। लेकिन मुझे बहुत मार्मिक लगा, ऐसे बहुत मार्मिक प्रसंग हैं उनके जीवन का। मैंने ये लिखा, किताब एडिट हुई, सब हुआ। गुलजार साहब के साथ रीडिंग भी चल रही थी, बैठे भी थे। तो एक दिन ऐसे बैठ के बोलते हैं, तो दादी की मृत्यु वाला हटा दो। तो मैंने कहा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक बातें हैं। एक सरदार समंदर सिंह का मामला है कि कैसे बच्चे को उन्होंने मारा पार्टीशन के दौर में सब। तो इसमें क्या है? बोले बेटा इसमें कुछ नहीं है, मेरा दुख है। दादी का माँ को देखा नहीं है, दादी की स्मृति में ये था, गुरु बित्ती नाम था उनका। मैं जब जब पढ़ूंगा मुझे हॉन्ट करेगा, और जो मेरे रिश्तेदार नातेदार पढ़ेंगे जो अभी जीवित हैं, वो भी याद करके प्रसंग पे बात करेंगे मुझे फ़ोन करके। मैं फिर से उस दुख को बार बार नहीं जीना चाहता। तुम औलाद सरीखे हो, शिष्य सरीखे हो, तुमको बहुत बातें बताई। जीवन में सब बात जो बताई जाए लिखने की नहीं होती। तो फिर मैंने चुन चुन के ऐसे बहुत सारे प्रसंग हटाए, फिर उनको दिखाए। बड़ी किताब थी, छोटी हुई। तो ऐसे कुछ बहुत ऐसे मौके रहे हैं जब गुलजार साहब का एक वो वाला व्यक्तित्व खिलता है जो किसी के भी दुख तकलीफ, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि होली है, लेकिन मुझे दादी याद आती हैं, वो गाने याद आते हैं, वो बारात याद आती है, उनका थोड़ा सा उदास होना याद होता है। किस बात के लिए उदास थी मुझे क्या याद है, मैं 6-7 साल का था। होली में रंग बहुत है, लेकिन उसके अब उम्र बढ़ने के साथ वो उदासी के रंग भी उसमें गहराते जा रहे हैं, स्मृतियों की उदासी के रंग। तो ऐसे मुझे लगता है कि कोई ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे गुलजार अपनी तकलीफ़ों को नरेट करते हैं, और हमको या किसी के भी लिखने वाले को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी के जाती ज़िंदगी में घुसने के बाद उसको कष्ट दे। सहूलियत देना एक तरीका है, और वो सब बातें लिखना भी चाहिए जिससे आपका व्यक्तित्व खुलता है। लेकिन जो चीज़, जो स्मृति दुख दे रही है, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो ऐसी चीज़ें हटाई गई। फिर उन्होंने याद किया है कि कैसे पार्टीशन के दौर में 7-8 साल के थे जब उनको दीना से लौटकर फिर फादर ने भेज दिया था, और रोशनारा बाग सब्जी मंडी दिल्ली में आके बसे। वहाँ एक स्टोर रूम में रहना पड़ता था दुकान के, रात भर। रोशनारा बाग का उन्होंने जिक्र किया है। इसमें बहुत आया है रोशनारा बाग का जिक्र। रोशनारा बाग के जाने चल गुड्डी चल, कच्चे जामन तोड़े। जी। तो जामन तोड़ने का प्रसंग, रोशनारा बाग का प्रसंग। वहाँ पे एक रिफ्यूजी पाकिस्तानी लाइब्रेरी चलाता था आके, तो वहाँ से किताबें लाते थे। तो चवन्नी में हर हफ्ते में 5 किताबें मिलती थी, ये 10-20 पढ़ लेते थे। तो एक दिन वो इनसे परेशान हुआ, तो उसने कहा कितनी किताबें दूँ, लेकिन इनको टालने के लिए उसने गार्डनर की कॉपी दी, टैगोर की। वो लेके आओ, रातों रात इनका जायका बदल गया। तो बहुत सारी बातें इसमें आई हैं। एक उस तकलीफ़ का भी जिक्र है कि माँ का चेहरा नहीं याद है, तो माँ को ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे। तो और
सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस माँ को याद नहीं किया है, जिस माँ की स्मृति बहुत धुंधली है, चेहरा ठीक से याद नहीं है, सबसे ज़्यादा कविताएं उन्हीं पर आती हैं कि हम बच्चे थे तो माँ उपले थापा करती थी, जब भागे थे तो माँ साथ में, तो मतलब माँ प्रेजेंट हो रही हैं, वो उसको क्रिएट कर रहे हैं। फिर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है गुलजार साहब में, ये तो एक वो है, कुछ लोग कहते थे कि तो अपनी माँ की तरह दिखता है, तो एक कविता है। फिर इन्होंने नरम गरम का एक गाना लिखा है, मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, बहुत सुंदर गाना है। तो मैंने ऐसे गीतों को पकड़ने की कोशिश की कि जो इनकी ज़िंदगी से निकल के आए उसके असल रंग कहीं फिल्म गीतों में। वो भाग रहे हैं, रिफ्यूजी हैं, धैया कविता है, चल गुड्डी वाली कविता है, सब है, लेकिन वही माचिस में लिख रहे हैं, छोड़ आए हम वो गलियाँ। तो मैंने पूछा भी, तो उनको याद है वो सारी बातें, तो बोले जीवन से ही आता है, आपके जीवन के ही तमाम उससे आता है। जो हीर सुनी है, जो गुरबानी सुनी है, जो आल्हा सुना है, वही आल्हा उदल बड़े लड़िया ताका वार सहा न जाए, ये बहुत याद करते हैं वो। कहे ये याद था, ये दिमाग में था, धम धम धड़म लड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा, तो ओमकारा का टाइटल ट्रैक लिखा। तो ऐसी कुछ बहुत मज़ेदार बातें की हैं, पर्सनल बातें की हैं, ये सब है इसमें। मैं अक्सर सोचता हूँ क्या वो मुझको सोचता होगा, मैं अक्सर सोचता हूँ क्या वो मुझको सोचता होगा, पलट के देखता हूँ क्या वो मुझको देखता होगा, मैं अक्सर सोचता हूँ क्या वो मुझको सोचता होगा। तुझको पता है, तुझको पता है बेवजह क्यों भर आई आंखें मेरी, भर आई आंखें मेरी। मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है और हम एक ऐसी जगह बैठे हैं जो इतिहास के रोशनदानों से झांक रही है। थोड़ा बताइए ना अपने घर के बारे में, अपनी विरासत के बारे में। ये सवाल ज़्यादा ठीक है कि विरासत के बारे में बताएं, क्योंकि घर तो घर होता है, सबका घर परिवार से, माँ बाप से, अपने प्रियजनों से बनता है। विरासत में मेरे पूर्वज महाराज दर्शन सिंह और उनके पहले बख्तावर सिंह, सिंह टाइटल होती थी, ब्राह्मण थे। बाद में प्रताप नारायण सिंह, जिन्हें ददुआ महाराज कहा जाता है, तो अयोध्या के राजा हुए और नवाबी शासनकाल में नवाब सादत अली खान से विरासत, मतलब उनसे मिली यहाँ की पदवी और उन्होंने अपना राज्य बनाया। तो 5 पीढ़ियों ने तकरीबन राज किया, मतलब जो उस तरह से कॉलोनियल सिस्टम में उस पद पे रहे। सन 47 में अंतिम राजा जो थे, पूर्व राजा मेरी दादी के पिताजी राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह। दादी मेरी इकलौती बेटी थी, राजकुमारी विमला देवी। तो हमने एक तरह से ननिहाल को इनहेरिट किया, क्योंकि दादी इकलौती थी, यहीं रही। मेरे दादाजी बिहार से आए, दरभंगा से। बेटा एक गांव होता है, उस ज़माने में वो डॉक्टर थे, MBBS ऑनर्स थे। तो मात्र सत्तात्मक परिवार, माँ से चला हुआ परिवार, दादी से चला हुआ परिवार है। और बहुत लोग ये सवाल करते हैं, हो सकता है आपका भी सवाल आगे आए, तो पहले ही एक डिस्क्लेमर की तरह बोल दूं कि राज परिवार रहा एक ज़माने में, अब हम लोग उस विरासत में हैं, तो एक पीढ़ी है, बाकी आज़ाद देश के नागरिक हैं। 47 में स्वाधीनता हुई और उसके बाद से ही जब पद और टाइटल सब समाप्त हुए, तो उसको बहुत ईमानदारी और बहुत गरिमा से हमारे परिवार ने लिया, संभाला। कभी परवरिश के समय या कभी जन्म के समय ये महसूस नहीं हुआ कि हम लोग सो कॉल्ड खास हैं।
कभी दादी को तो किस बात का एहतराम भी नहीं था, लगता भी नहीं था। हम लोग चिढ़ाते भी थे उनकी बुजुर्गियत में कि कैसी राजकुमारी हो। तो बिल्कुल दादी नानियों वाली जो एक स्टीरियोटिपिकल छवि होती है एक संभ्रांत बुजुर्ग की, सूती कोरी धोती में उनको देखा है, छापे वाली धोतियाँ पहनती थी, सादगी से रहना, हाथों में सोने की 2-2 चूड़ियाँ हैं या कंगन पहने हुए हैं, कुछ छोटे छोटे टॉप्स हैं, नाक में कील है। यही एक पूर्वज परंपरा में यही देखा। दादाजी बहुत कम उम्र में गए, 83 में उनकी डेथ हुई, मैं 6 साल का था। और बाकी परंपरा में इतिहास बहुत मिला, सुना, पढ़ा, देखा, समझा, उसने मेरा मानस बनाया। और सबसे मज़ेदार बात है नीलेश जी की, जो इस तरह के परवरिश से आया, परिवार से आया, तो जो उस समय का परिवेश था और जो बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच में आज़ाद हिंदुस्तान का परिदृश्य था, उसमें जो विरोधाभास है, उसमें जो एक डाइकोटॉमी है, जो एक अंतर्द्वंद है, जो ऊहापोह है, जो सुनते हैं, जो इतिहास में पढ़ते हैं, षड्यंत्र, कलह, वो सब, उससे थोड़ा सा तो अछूता रहा मेरा घर। उसका बहुत बड़ा दाय मेरे दादाजी को जाता है, क्योंकि डॉक्टर थे तो एक पढ़ा लिखा संस्कार था। और मेरे पूर्वज जो अंतिम राजा जी थे, मेरे परनाना, उन्होंने एजुकेशनल सोसाइटी बनाई, यहाँ पे कॉलेजेस बनवाए, डिग्री कॉलेज के लिए भूमि दी, लाइब्रेरी दी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी हमारे यहाँ। तो बचपन में इस बात का बहुत गहराई से एहसास था कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, पढ़ना लिखना, सभ्यता से जीना, ये एक बात। दादी संगीत में थी निपुण, गाती थी। बेगम साहिबा, बेगम अख्तर, जब वो अख्तरी बाई फैजाबादी कहलाती थी तो हमारे यहाँ दरबार गाने आती थी। 1935-36 से लेके 47-48 तक का उनका वक्फा यहाँ पे बीता है और बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे। दादी को ठुमरी चैती, कजरी, बारामासा, फिल्मी गीत सब सुनते देखा है, ढोलक बजाते देखा है। बहुत ओल्ड एज में जब थी, बहुत ओल्ड एज तो नहीं हुई, 69-70 की थी तो डेथ हुई, लेकिन मेरी स्मृति में, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में दादाजी गए, तो एक उनका जो एक सादगी भरा चेहरा है, वो सोमवार को भगवान के आगे बैठ के भजन गाती थी, कीर्तन गाती थी। बचपन से मैं उनके साथ पला बढ़ा गोदी में, तो देखता था। तो एक तरफ राज परिवार की वो नफासत जो आपको परिवेश में, जिसे मैनरिज्म एंड एटिकेट्स कहते हैं, एक वो आया, संगीत का संस्कार आया, पढ़ने लिखने के प्रति रुझान आया, और एक सामूहिकता में विश्वास, एकल परिवार, टचवुड आज भी हमारा संयुक्त परिवार है, एक रसोई का कंसेप्ट है, और सब एक दूसरे से ऐसे इन्वॉल्व हैं कि लगता नहीं है कि परिवार में मतलब हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर बात थी, हमें कज़न ब्रदर सिस्टर्स की अवधारणा नहीं है, सब भाई बहन हैं, सब आपस में एक हैं, परिवार में सबको एक दूसरे के प्रति, और सिर्फ ये नहीं कि वो कोई सिस्टम है, कोई अनुशासन है तो वो चला आया है, वो अपने आप इम्बाइब है, वो उसने सीखने की सहूलियत दी। तो एक राजशाही का एक जो युग था, जो एक सामंती युग था, जिसमें घर भी बना, महल बना, और उससे एक बिल्कुल साधारण ढंग से जीने का भाव, डेमोक्रेटिक सेटअप में दादी ने जरूर एडजस्ट किया होगा, दादाजी ने एडजस्ट किया होगा कि आज़ादी के बाद सामान्य ढंग से जिया, लेकिन कोई खरोच नहीं मुझे मालूम है उनके मेमोयर सुनने में, कोई बात बताने में कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये दौर बहुत अच्छा था हमारा। उस दौर में जो अच्छा था, जो उसका सांस्कृतिक स्वरूप था, जो परिवार में खुशियाँ थीं, जो उनके अपने शौक थे, फैशन थे, उस सब को सुनने का तो आनंद मिला, शिकायत करते नहीं देखा। बताइए ना थोड़ा उसके बारे में। दादी को सब चीज़ें आती थी, बहुत हरफन मौला थी, बहुत कम उम्र में शिकारोकार पे जाती थी अपने पिता के साथ। अंग्रेज ज़माने में जब अंग्रेजी ब्रिटिश था तो अंग्रेज गवर्नर्स वगैरह थी सिखाने पढ़ाने के लिए, तो घर में एजुकेशन हुई उनकी। लेकिन क्या नफीस उर्दू, क्या नफीस इंग्लिश, हिंदी जानने वाली महिला, सितार बजाती थी। कोई वाद्य यंत्र दादी के आगे रख दो जो उन्होंने कभी छुआ नहीं हो, 10-5 मिनट ट्यून करने के बाद वो ऐसे बजाती थी जैसे मास्टरी हो।
दादी को बड़ा शौक था फैशनेबल कपड़े पहनने का और उनको बड़ा गाइडेंस करती थी बेगम अख्तर भी कि ऐसे पहनो वैसे पहनो। तो एक पफ वाले ब्लाउज चले थे एक ज़माने में कि वो पफिंग होती थी और यहाँ पे चुन्नट होती थी। कोहिनूर फिल्म में पहना था उसे मीना कुमारी ने। तो मीना जी ने पहना था तो क्या हुआ कि दादी ने देखा और उनको भाग्या। फिल्म लगी थी दिलीप कुमार और मीना जी की। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा ही ब्लाउज पहनना है। तो रियासत में 5-7 दर्जी जो काम करते थे उनको भेजा गया कि भाई आप जाइए और उसमें बैठ के स्केच करिए, फिल्म के शो देखिए। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, दरबार में पेशी हुई, सब दर्जियों को बुलाओ, कुछ ड्रॉ किया कि नहीं। सब आके सर झुका के खड़े हो गए, बोले माफ़ करें फिल्म में ही इतना डूब गए कि हमने ब्लाउज डिज़ाइन नहीं किया। अब क्या हो, पिक्चर लौटनी भी है क्योंकि काफ़ी दिन रोक ली गई है और उसका दूसरी फिल्म आ गई है लगने के लिए। तो मैनेजर को कहा गया हॉल के कि जो सबसे अच्छे सीन पे मीना कुमारी का ब्लाउज एक्सपोज हो रहा हो वो रील में से काट लो। अच्छा। तो वो रील में से एक चिप काट के और रील पेस्ट करके और वापस चली गई कि उसको ब्लो अप करके और फिर जो है ये लोग ड्रॉ करके राजकुमारी का ब्लाउज बनाएंगे। तो हो गया साहब, रील वहाँ चेक हुई तो इंडियन मोशन पिक्चर ने मुकदमा ठोका कि राज परिवार ने हमारी रील चोरी कर ली है और उसका हर्जाना भरना पड़ा। तो ऐसी कुछ गुदगुदाने वाली कहानियाँ थी। जो बेगम साहिबा जब दरबार गाने आती थी तो महाराज की मर्सिडीज बेंज कार जो खुली थी 17 नंबर होता था, अयोध्या 17, तो उससे वो गाड़ी ही जाती थी उनको लाने। तो सारे ये नंबर था अयोध्या 17 गाड़ियों के नंबर होते थे ना 1 2 3 4, अयोध्या 1 अयोध्या 2, तो 17 नंबर वाज मर्सिडीज बेंज नंबर। तो मर्सिडीज कार के लिए जो है जब जाने को हो तो सारे ड्राइवरों में होड़ लगती थी कि हमें जाना है ड्यूटी करने, हमें जाना है ड्यूटी करने। तो वही जो विजय कृष्णाथ मिश्र जी थे, हम लोग बिज्जू मामा कहते थे, तो हमने कहा कि क्यों ऐसा होता था। तो बोले कि वो बख्शीश बहुत देती थी। वो जब जो जाता था तो उसको खूब भर भर के उसके घर भर के लिए कपड़े देना, टोकरी भर फल देना, मिठाइयाँ देना, कुछ कैश भी देना। बहुत इज्जत करती थी कि कोई मुझे सवारी में लेने आया। तो इस बात की होड़ लगती थी कि बेगम साहिबा को कौन लाने जाएगा, कौन नहीं लाने जाएगा। वो जो बचपन की स्मृतियाँ हैं छोटे छोटे विग्नेट्स में, वो मुझे हॉन्ट करती हैं और मैं उस दौर को दोबारा से जीना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है आज के समय में जब लोग त्योहारों में वीकेंड पे छुट्टियां पा के कहीं घूमने चले जाते हैं, त्योहारों को निगलेक्ट कर देते हैं या उनके लिए वो वैल्यू नहीं करता। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मुझे लगता है इनका बचपन क्या समृद्ध नहीं है या इनके पास वो स्मृतियां नहीं हैं जिसको ये बार बार लौटाना आना चाहते हो। मेरे लिए बड़े से बड़ा काम मेरी अपनी सामूहिकता, अपने उत्सव प्रियता, अपने परिवार के साथ बिताए हुए क्षणों से बड़ा नहीं है, वो नाकाफ़ी है। मेरे दोस्त लोग कहते हैं, मेरे ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं कि तुम तो कोई कार्यक्रम में बुलाओ तो देखोगे कि या ये त्यौहार है तो बसंत पंचमी है तो होली है, क्योंकि मुझे आनंद आता है, मैं उसको जीता हूँ और मुझे वो स्ट्रेंथन करता है, मुझे मेरे अवसाद से निकलने का मौका देता है, मुझे अपने पूर्वजों से कनेक्ट करने का एक भाव देता है। तो हालांकि अब वैसी होली नहीं रही, अब हम लोग की भी उम्र हो गई, अब थोड़ा ठहराव आ गया, लेकिन वो ही दादी के गीतों को सुनने का, गिरजा देवी के चैती और उनके होली के रंग सुनने का, दादरा सुनने का जो भाव है वो मुझे बार बार उनकी तरफ लौटाता है, उन उत्सवों की तरफ लौटाता है, अयोध्या की तरफ लौटाता है। यही हाल दिवाली का है। तो एक जो आपने घर के संदर्भ में पूछा है, इन्हीं रंगतों में मेरी परवरिश हुई, इसी में मैं किशोर हुआ, जवान हुआ और मुझे ये लगने लगा कि स्थायी आनंद जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती, स्थायी रूप से शांति भी नहीं है कहीं लाइफ में, लेकिन वो जो आपने जी लिया है, जो पा लिया है पूर्वजों का प्यार, जो अपने परिवार का सुख देख लिया है, उससे बड़ा कुछ भी अचीवमेंट नहीं है दुनिया में। वो बरकरार रहना चाहिए, सबके जीवन में बरकरार रहना चाहिए। कोई बहुत खुश होकर के इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि फैमिली फ़ोटो लगाता है, त्यौहार की बात करता है, कहीं मैं जाता हूँ देखता हूँ कि कोई
कैंडिड शॉट है जिसने अपने बच्चे के साथ लगाया, अपने फादर या दादा या किसी के, या रील्स आती हैं आजकल बड़ी मोटिवेशनल, कभी कभी दिख जाती हैं कि कोई बहुत अच्छे थॉट को लेकर लोग फैमिली केयर को लेकर के बात करते हैं, पुरानी चीज़ों को सहेजने की बात करते हैं, तो मुझे बड़ा अपील करता है। मुझे लगता है कि ये कहीं मेरे घर की कहानी है। मेरे मित्र हैं अलका सरावगी, बड़ी लेखिका हैं, तो अलका जी ने एक बार अपने परिवार का, अपने ससुराल का एक मेमोयर लिखा था। कैसे परिवार में दावत होती है तो सब बहुएं लग जाती हैं और कौन क्या कर रहा है और अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या परोसा जा रहा है। तो मैं उसको पढ़ रहा था और मैं हैरान होता जा रहा था कि ये तो मेरे घर की कहानी है। ऐसे तो मेरी माँ ने भी किया, ऐसे तो मेरी चाची ने भी किया, ऐसे तो मेरी बुआओं बहनों ने किया। तो मैंने अलका जी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा वैसे तो मैं आपके उपन्यासों का बहुत मुरीद हूँ, शेष कादम्बरी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये जो है ना, इसमें कहीं कलकत्ता ही नहीं, इसमें अयोध्या भी है। तो बड़ी हंसी, बोली अरे आप ऐसा। तो मैंने बहुत सारे अपने अनुभव सुनाए, बहुत पुरानी यादें ताज़ा की। फिर एक बार वो अयोध्या आई तो हम लोगों ने बहुत बात की आपस में। तो मुझे लगता है कि किसी का जीवन जो है वो स्मृतियों का गुंजलक है, उसी में वो जीता है, उतराता है। और अगर उसे प्यार मिला है, अगर उसे पैम्परिंग मिली है, हालांकि वो एक बहुत बड़ा ऐसा सेफ गार्ड भी है कि उसमें से निकलना भी मुश्किल होता है, उसके बाहर जा कर के संघर्ष करना और यथार्थ की ज़मीन पे जीना बहुत और कठिन हो जाता है। मुझे हुआ है, लेकिन वो एक डैन है, वो इस मांद है, जैसे शेरनी की मांद में बच्चा सुरक्षित है। मुझे लगता है कि उन स्मृतियों में, अपने माँ पिता की परवरिश में, अपने बुआओं के दिए संस्कार में, अपनी दादी के लाड़ में, अपने पूर्वजों की संजोई हुई थाती में जीना, ये अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है कम से कम मुझे वो विनयी बनाता है लोगों के प्रति, कलाकारों के प्रति, आम लोगों के प्रति। और मेरी तो छोड़िए, मेरे पिताजी में रहा है। मैंने अपने पिता को बहुत निरपेक्ष, निष्प्रिय भाव से जीते हुए देखा है। लोग उनको राजा साहब कहते हैं, सब कहते हैं, और बहुत, आप तो मिले भी हो बहुत प्यार से, सब जगह आहत होते हैं। और वो इतने सामान्य ढंग से जीते हैं, उनकी कोई ऐसी विश नहीं है कि उससे ज़्यादा तो आजकल के टीनेजर्स की होती है, या जो थोड़ा भी कमा लेते हैं। उन्होंने सब ऐश्वर्य देखा, ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने अपनी माँ में नहीं देखा, अपने घर में किसी में नहीं देखा, बुआओं लोगों में नहीं देखा, दादी में बिल्कुल नहीं था। विरासत में मिली हुई चीज़ों का संरक्षण करना है, विरासत में मिले हुए अनुशासन, नियम कायदे, परंपराओं का निर्वहन करना है, खुशी खुशी करना है, दकिया न्यूज़ ढंग से नहीं करना है। आपको अच्छा लगता है आप करिए, आपको नहीं अच्छा लगता ना करिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ा शिवालय है, महाशिवरात्रि को सभी लोग रुद्राभिषेक करते हैं। आपको करने का मन हो करिए, नहीं करने का मन हो मत करिए। दर्शन करने जाने का मन हो जाइए, नहीं जाने का मन हो ना जाइए, लेकिन बी प्रेजेंट एट अयोध्या ऑन शिवरात्रि। जरूर रहिए दिवाली में, जरूर रहिए जन्माष्टमी में, भगवान का झूला होता है। ये मेरे घर में नहीं हो सकता। वैसे तो कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बड़ा काम आ जाए, कोई असाइनमेंट आ जाए तो जाना है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आपको अपनी मौज के लिए, घूमने के लिए, चार दोस्तों के साथ कुछ करने के लिए आपको अपनी परंपरा छोड़ के निकलना है। ये एक डिसिप्लिन है घर में। मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरी दादी देखती हैं और उनको लगता है कि मैंने इसको जो समझाया सिखाया करता है। मेरे पिता निभाते हैं, लेकिन उस तरीके से किसी ग्लैमर में फंसना मुझे नहीं अच्छा लगता। और कई बार उस तरह के आयोजनों से अब मैं कन्नी काटता हूँ। मुझे अब मज़ा नहीं आता। मुझे अगर किसी की जन्मदिन है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी के यहाँ कोई दुख पड़ा है, किसी को मेरी ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर होता हूँ। सामाजिकता है, जाना पड़ता है, आप भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट मैं बहुत विनम्रता से पीछे कर लेता हूँ। व्यस्तता भी रहती है और फिर मैं कह देता हूँ कि मैं व्यस्त हूँ। मुझे लगता है कि वो समय बर्बाद किया जाए, उससे अच्छा है कि कुछ क्वालिटी टाइम अपने कलम कागज़ के साथ बिताओ, परिवार के साथ बिताओ, कुछ चंद ऐसे दोस्तों के साथ बिताओ जो आपकी बात सुने, आप उनकी बात सुनो। मैं मेरे बेडरूम में टीवी नहीं है, मैं टीवी नहीं देखता। मैं अपने फ़ोन पे कभी कुछ सीरियल या कोई OTT पे कुछ आया देख लिया, या ज़रूरी चीज़ें न्यूज़ तो सुननी है वो देख लिया। लेकिन जो लोग बहुत सोशल मीडिया से भी हैं कि हर समय उनको इंस्टाग्राम पे और ट्वीट पे और उस पर रहना है, मैं उससे कतराता हूँ। मुझे तमाम लोग कहते हैं कि आपकी फला चीज़ बड़ी अच्छी आई, आप अच्छा बोलते हैं, या आपका ये प्रमोशन था, आप ठीक से करते नहीं हैं, आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, आपकी रीच थोड़ी बड़ी करिए,
आप ऐसे करिए। मैं कहता हूँ क्या करना है, जो मन में आया कर दिया, नहीं आया नहीं किया। अंततोगत्वा तो मेरी किताब ही पढ़ी जानी है। बिल्कुल। किताब की रीच बढ़ाने के लिए मैं बहुत सारे छछंद करूं, हरकतें करूं, ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि एक समय के बाद वो करने जो आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा उसको समझ में आ रहा है जो देख रहा है। उसमें मुझे एक वो बात बहुत पसंद आती है, मैंने अपने जीवन के ध्येयों में से एक रखा हुआ है कि वो मेरे लिए एक टेस्टमनी है। बाला सरस्वती भरतनाट्यम की उद्भट नृत्यांगना, तो उनका एक मेमोयर मैंने सुना है। मैंने गांव कनेक्शन की यतीन की डायरी में सुनाया भी था कि जब वो अरंगेत्रम के बाद जब परफॉर्मेंस के लिए तैयार हुई तो उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारी सारी दीक्षा तो हो गई, अब एक बात सुन के जाओ। जब भी परफॉर्म करना, जब भी मंच पे होना या मंदिर के गोपुरम में होना, देवता के सम्मुख होना या जहाँ भी करना परफॉर्म, ये सोच के परफॉर्म करना कि तुमको तुम्हारी कला से जानने वाला है, शायद एक कोई जरूर उस सभा में उपस्थित है जो तुमसे बेहतर है, तुम्हारी कला को तुमसे बेहतर जानता है, तुम्हारे काम की अच्छाई बुराई को तुमसे ज़्यादा एनालाइज कर सकता है। वो तुम्हारी कसौटी है। ये कभी मत सोचना कि ये समाज कूड़ है या तुम बहुत आगे हो और तुम कुछ उस पर कृपा कर रही हो। तुम उसको हमेशा अनुग्रह भाव से लेना कि सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और तुम्हारा एक एग्जामिनेशन चल रहा है, तो कभी गलती नहीं करो। ये बात मुझे बैठ गई मन में, बहुत पहले पढ़ी थी। तो मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट को जानने वाले, मुझसे ज़्यादा मेरे काम हुनर को जानने समझने वाले लोग मौजूद हैं। तो क्या है का हाय तौबा। तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो विरासत की बात है, जो परंपरा की बात है, जो परिवार की बात है, वो मुझे बस ये लगता है कि मैंने बहुत कुछ परिवार से पाया और उसका बहुत बड़ा योगदान है संयुक्त परिवार। रिश्ते मिले, रिश्तों के उतार चढ़ाव देखे। हर समय अच्छे समय नहीं होते, बुरे समय भी आते हैं, दुखद पहलू भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन सब में सबको एक देखा और उसमें जवान होता गया। तो बहुत करीने से मैंने पकड़ लिया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक टिटहरी पैर उल्टा करके रहती है कि कभी आकाश गिरेगा तो थाम लेगी, लेकिन मुझे रिश्तों को थामना, रिश्तों के बीच में बने रहना, उनकी सहूलियत को महसूस करना, उनकी ताकत को महसूस करना, ये बहुत भाता है। बाकी चीज़ों का, दुनियावी चीज़ों का मैं बहुत अर्थ नहीं रखता, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। ह्यूमिलिटी को मैं गहना मानता हूँ और नहीं मिलती आसानी से। हम एक ऐसे दौर में हैं जब पहले हम सब श्रोता थे या दर्शक थे या पाठक थे, सिर्फ बहुत काबिल लोग मंच पर थे और हम उनको सुन रहे थे। फिर सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया ने हम सबको एक एक माइक थमा दिया और सोशल मीडिया ने हमसे बोला तुम्हारे पास भी कुछ कहने को होगा, तुम भी कहो। कई लोगों के पास था कहने को और जो अन्यथा शायद ढूंढे नहीं जाते। ठीक बात। लेकिन मुझे लगता है जो मेजॉरिटी थी उसके पास कुछ कहने को नहीं था, बस एक माइक था। और हर बार जब उसने एक पोस्ट किया फेसबुक पे या ऑर्कुट पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, फिर उसको अपनी ऑडियंस ढूंढने की चाहत होने लगी। ऑडियंस कभी अपने दम पे मिली, कभी नहीं मिली तो थोड़ा शरारत कर दी, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, थोड़ा बदतमीजी कर दी, जो भी बना अटेंशन सीख करने के लिए वो होता रहे। ये एक यात्रा है दुनिया की और भारत की पिछले 10-15 सालों की, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि इसके दो शायद अनइंटेंडेड रिजल्ट्स रहे। नंबर 1, आर्ट ऑफ लिसनिंग धीरे धीरे
लुप्त होने लगी और ह्यूमिलिटी बहुत बुरी तरह से इरोड होने लगी। क्योंकि पत्रकारिता के बारे में भी मैं कहता हूँ कि आज का जो पत्रकार औसतन ये सोचता है कि वो खबर कवर नहीं कर रहा है, वो खुद खबर है कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो ह्यूमिलिटी इज़ डेड इन जर्नलिज्म। हम उस दौर से आए हैं, अखबार के युग से, जब एक बायलाइन अर्जित करनी पड़ती थी आपको मेहनत से, वरना आप एक स्टाफ रिपोर्टर लिखा रहता था, गुमनाम उसके पीछे क्रेडिट के पीछे रहते। तो ये जो दो चीज़ों का इरोड होना है, धूमिल होना है, द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड ह्यूमिलिटी, और दोनों जुड़े हुए मेरे ख्याल से। मैं आपको सुन रहा हूँ आनंद से और विनयपूर्वक, वो इसलिए भी है कि मैं अपने आप को मैं पाता हूँ कि हर मिनट आप मुझे एक ऐसी कोई चीज़ बता रहे हैं जो शायद मुझे पता नहीं थी, या मुझे अपने जीवन को या अपने अनुभवों को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर दे रही है। और ये शायद उस ह्यूमिलिटी से आती है जो मैंने अपने परिवार से, अपने माता पिता से सीखी होगी। या तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपने कहा कि इसने मुझे विनयी बनाया, हम्बल बनाया। जो बात मुझे अब खराब लगती है, मैं अपनी पीढ़ी पे उंगली उठाते हुए कह रहा हूँ, क्षमा चाहते हूँ, सराहने वाली दृष्टि खत्म हो गई, इज्जत करने वाली दृष्टि खत्म हो गई या कम हो गई। जो आपने अभी कहा था कुछ देर पहले कि ह्यूमिलिटी नहीं रही, हम लोगों के सामने देखते देखते वो सब मामला गड़बड़ा गया। सीनियर जूनियर का लिहाज खत्म हो गया, मैं का एक वातावरण हो गया। क्यों भाई? मैंने लता जी को तो नहीं सुना कभी कि मैं, वो होंगे भी ऐसा सोचती होंगी तो उन्होंने कभी पब्लिक डोमेन में वो बात नहीं रखी। बिस्मिल्लाह खां एक खाटी बनारसी, क्या भैया क्या बढ़िया गिरजा बजाती गाती है, क्या भैया रविशंकर, ये देखा। गुलजार साहब, मैंने क्या लिखा है? मैंने कहा कि चांद पे आपका कॉपीराइट है। आशा जी ने कहा है, ये पीछे लिखा ही है कि चांद के बगैर तो तुम गाना लिख ही नहीं सकते। तो बोले मैं क्या चांद पे लिखूंगा यतीन, मैं तो बहुत चांद किया। लेकिन शैलेन ने जो लिख दिया, दम भर जो उधर मुँह फेरे और चंदा मैं तुझसे प्यार कर लूँगी, बातें हजार कर लूँगी, बोले ऐसा लिख नहीं पाया मैं। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वो पीढ़ी थी जो खुद अपने में मास्टर पीढ़ी है, जो दूसरों को सराहती चली आई, दूसरों के प्रति आदर दिखाती चली आई। अभी अयोध्या के कार्यक्रम में मैंने एक सीरीज कार्यक्रम किया, आपसे बात होगी ही, तो अनुराधा पौडवाल जी घर पे थी, हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे डबिंग वबिंग के किस्से हमने पूछे अनुराधा जी से। तो उन्होंने कहा कि यतीन्द्र, लता जी एपिटोम ऑफ आर्ट थी, वॉइस थी, मैं क्या हम लोग उनके पहुँचेंगे। और मैं तो मतलब इतनी तारीफ, इतनी आशा जी की तारीफ। ने कहा पहला गाना मेरे करियर का मुझे हृदयनाथ मंगेशकर ने दिया और आशा जी के साथ दिया, और उस दिन मेरी ससुर की तेरही थी और मेरी सास ने मुझे भेजा कि जाओ तुम्हें आशा जी के साथ डब करना, गाना है, प्रॉपर गाना था, कोई मराठी फिल्म का था कुछ। या मैंने हमेशा देखा विद्यानिवास जी और नामवर सिंह, दो अलग विचारधाराओं के लोग थे, लेकिन विद्यानिवास जी को पढ़ते देखता था, हमेशा नामवर जी की तारीफ करते देखा। निर्मल वर्मा के पास जाता था तो कैसे बड़े लोगों की बात करते थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते थे, ये अब नहीं दिखता। आज हम हंस के सुना रहे हैं, उन्होंने सबक सिखाया, उनको जायका नहीं मिला समोसे का, तो राग बदल दिए कि तुम्हें भी जायका नहीं मिलेगा। ये तो मज़ेदार है, लेकिन किसी को डिमीन करना, किसी को काटना, किसी के साथ खिलवाड़ करना, किसी के साथ मिसबिहेव करना, किसी के बारे में गॉसिप क्रिएट करना, पेपराजी, ये सब तो नहीं था। रहा भी होगा उस दौर में, क्रिएट भी किया जाता होगा, कम से कम बहुत उसकी मात्रा कम है, बड़प्पन से है। वो बहुत बड़ी किस्सा है केसरबाई केरकर का, कि केसरबाई जी गा रही थी वहाँ पे यशवंतराव, वो षणमुखानंद में, 55 या 54 साल की उम्र थी, कोमल ऋषभ आसावरी ये राग गा रही थी,
तान लिया, तान खींचा, उनको कुछ लगा कि फिर पूरा कंसर्ट ख़त्म किया और अपने करियर के शिखर पे केसरबाई केरकर, जयपुर अतरौली घराना, और अनाउंस किया कि मैं आज से गायन सार्वजनिक सभाओं में छोड़ रही हूँ। ओह माय गॉड। स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा था और सभा स्टंट, अपने बिल्कुल पीक ऑफ द करियर, जबकि 54-55 तो बिल्कुल शुरुआत होती है क्लासिकल में पुरोधाओं की। तो किसी ने उनसे सवाल कर दिया, बहुत मशहूर किस्सा है, कि आप ऐसा क्यों, क्या हो गया, क्या गलती कर दी हम लोगों ने? बोली, आज जब मैं राग का विस्तार कर रही थी तो बढ़त लेते समय मैंने जब आवाज़ की थी तो मेरा गला कांपा अंदर। मैं वर्षों के रियाज से उसको संभाल ले गई और मैंने ठीक से निभा दिया राग। आज ये मेरी पकड़ में आया है, कल आपकी पकड़ में आए, उससे पहले सार्वजनिक गायन छोड़ देना चाहिए। ये डिसिप्लिन मेरी पकड़ में जिस दिन आएगा मुझको, जब तक दिनेश मिश्रा पकड़ें कि यतीम की कलम चुक गई है। जैसे आपने आज मुझसे कहा था ना, हम लोग ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे, कि आपने कहा कि मैं तैयार हूं कि कभी उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन कि जिस दिन हिंदुस्तान मुझसे कहानियां नहीं सुनना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन मुझे इस बात का इल्हाम हो गया कि मेरा लिखा अब वो सम्मोहन जादू नहीं जगा रहा, या मैं ही मेस्मराइज नहीं हो रहा, या अब इसमें लोगों की रुचि नहीं है, मैं सम्मानित ढंग से अपने को रिटायर कर लूँगा लेखन से, कोई दूसरे काम करूँगा, लेखन तो नहीं करूँगा। लेखन में जो दे दिया, जो क्रिएट कर दिया, जिससे आपको आराम, सुकून, चैन मिल गया, ठीक है। इसलिए नहीं करूँगा कि कल को ये बात हो कि अब वो बात नहीं रही, वो जादू चला गया, वो दौर बीत गया। तो आप सोचिए कितना कठिन निर्णय रहा होगा केसरबाई जी का, कि मैंने तुरंत, ये नहीं कि 2 कंसर्ट और गाना है, 5 और गाना है, नो, बोले आज मैंने पकड़ा, आज तो मैं निभा ले गई, कल आप पकड़ेंगे, उसके पहले मुझे स्टेज से उतर जाना चाहिए। तो मुझे ये सब बड़ा मार्के का लगता है। हाँ, क्योंकि हाँ बोला, समोसा खाना, हाँ नहीं, इन लोगों को क्या खिला दो, हमें नहीं खाना है, इनको हमने कहा तब से ये लोग समोसा ब्रेक कर ली। घर इतना याद क्यों आता है हमको, घर इतना याद क्यों आता है हमको। माए नी मेरिए जमुए दिराए, चंबा किन्नीक दूर है, चंबा कितनी दूर। मैं सुन रहा हूँ किससे? जैसे आप गुलजार साहब के बारे में पूछ रहे हैं, तो गुलजार साहब ने एक बड़ा रोचक पहलू यह दिखता है उनके में, कि आप किसी बड़े आदमी के बारे में सवाल करो, उनके साथ के अनुभव के बारे में पूछो, तो उनके बारे में प्रचलित धारणाएं हैं, उनके काम की मास्टरी है, काम को लेकर इम्प्रोवाइजेशन की टेक्निक है, सब है। उस पे बात करने के साथ वो कुछ ऐसे दिलचस्प वाक्य सुनाते हैं, फिर कहते हैं आप इससे पिक्चर बनाओ। जैसे एक उदाहरण है एस.डी. बर्मन। मैंने कहा एस.डी. बर्मन का व्यक्तित्व कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि उनका एक दिलचस्प पहलू सुनाता हूँ, फिर बेटा एक तस्वीर बनाना तो उनकी। बताइए साहब। कनु राय एक म्यूजिक डायरेक्टर हुए, नाम बहुत नहीं हुआ, एस.डी. बर्मन के हाँ अरेंजर भी थे, सपोर्ट करते थे। उनकी म्यूज़िक का एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है अनुभव, जिसका वो गाना है मेरी जान मुझे जान न कहो। तो कनु राय के साथ उनका आना जाना था, काम थे साथ, तो उन्होंने किस्सा सुनाया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि डिफाइन द इंट्रिकेसी, द डेलिकेसी ऑफ आर्ट ऑफ एस.डी. अब इस किस्सा सुना रहे गुलजार। कहते हैं कि वो ईस्ट बंगाल जो फुटबॉल की एक बहुत बड़ी टीम थी, उसके सपोर्टर थे। अच्छा। तो उसका मैच था कलकत्ते में। कनु राय ने कहा ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बागान। तो कनु राय को भी दिलचस्पी थी, तो इन्होंने, और ये बहुत बड़े उसके सपोर्टर और फुटबॉल के फ़ैन, तो उन्होंने 2 टिकट लिए
कन्हू राय से कहा चलो मेरे साथ, मैं जो है हम लोग साथ देखते हैं मैच। गए साहब, मैच शुरू हुआ। मैच देख रहे थे दोनों लोग। मोहन बागान खेल रही थी और ईस्ट बंगाल खेल रही थी। मैच के आधे तक आते आते SD बर्मन को ये महसूस हुआ कि मैं जिस कन्हू राय को साथ लेके आया हूँ वो तो जो विरोधी टीम है मोहन बागान उसका सपोर्टर है और इस बंगाल के खिलाफ नारे लगा रहा है। अच्छा। तो बीच में कुछ बोले नहीं। बीच में मैच का हाफ टाइम हुआ, चलने लगे कि चलो चाय पी के आते हैं। बीच में जो ब्रेक होता है, फिर दोनों टिकट इन्हीं के पास है तो जेब में रखे थे। चाय वाय पी लिए। जब लौट के जाने लगे, जब हाफ टाइम ख़त्म हुआ तो कन्हू राय चलने लगे अंदर। तो बोले तुम नहीं जाएगा, हम अकेले देखेगा। और चूँकि दोनों टिकट इनके पास थे तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि ले ले पूछ ले। वो मन महसूस के रह गए और ये अकेले आके इन्होंने पूरा मैच पूरा किया। उसको नहीं देखने दिया इसलिए कि ये विरोधी पार्टी का सपोर्टर। तो ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि ये इस तरीके से भी कोई मज़ेदार अपनी बात कह सकते हैं। तो बोले अब आप जो है वो है मजरूह सुल्तानपुरी ने एक दिन किसी सिटिंग में कहा, गुलजार साहब के सामने कहा कि SD बर्मन बच्चों की तरह कमीने, जिद्दी और हठधर्मी। तो ये गुलजार साहब का एक स्टाइल है बात करने का, ठठा के हंसने का। हम लोग एक बार दिल्ली में डिनर कर रहे थे, किसी होटल में थे बड़े, तो खाना हुआ, बहुत देर तक गुलजार साहब चट गए। देर से, जैसे 5 स्टार में देर से खाना वाना परोसा जाता है। मेरी बहन भी थी साथ में। स्वीट डिश में क्या है साहब, क्या है? तो फिरनी है। फिरनी आई, स्पून मांगा गया। तो आजकल स्टाइल में कुछ बहुत छोटे आयतन वाले चम्मच परोसे जाते हैं, तो लाके उसने दे दिया। वैसे भी डेलिकेसी में थोड़ी सी फिरनी थी और उसमें चम्मच भी इतना छोटा था। तो हम लोगों ने चुपचाप खाना शुरू किया। गुलजार साहब ने उसको बुलाया, इधर आओ। जी सर, इस चम्मच से मैं ग्राइप वाटर पीऊं कि आंखों में आई ड्रॉप डालूं? आँख बका गया। तो तब तक हम लोगों ने किसी को बुलाया और बड़ा स्पून मंगा के बोले, बेटा ये चम्मच जाके अपने मालिकों से कह दो कि थोड़ा बड़ा कर लें। इसके पैसे नहीं लगते, जो भी चम्मच लगाओगे पैसे तो पूरे वसूलोगे। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत कमाल का है उनके अंदर। और वो सेंस ऑफ ह्यूमर उनके बहुत दूसरे ढंग से, बहुत विचित्र ढंग से उनके बच्चों के पोइट्री में भी निकलता है। जब वो बच्चों के लिए एक उन्होंने किताब लिखी है जो अल्फ़ाबेट है हिंदी के, उन पे 3-3 लाइनों की कविताएं लिखी हैं बच्चों के लिए। तो बहुत मजेदार, उसमें मैंने कुछ प्रसंग इसमें इस्तेमाल भी किए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जैसे माँ अक्षर है, तो माँ अक्षर से उन्होंने कविता लिखी, मोना मेरी सहेली थी ना, बचपन में खेली थी ना, मोहसिन के संग भाग गई। तो ये जो उनके अंदर विट है कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्ढी पहन के फूल खिला है। तो जो चड्ढी पहन के फूल खिला वाली एक बात आती है, इमेजरी है जो उनकी, या गोली मारो भेजे में भेजा शोर करता है। क्या मीनिंगफुल पोएट्री है। बिल्कुल, ये दिमाग सोचता है और सोचने को विवश करता है। तो और फिर बिल्कुल दूसरे ही फ्लाइट पे जाके इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, या राहगीर का गाना मितवारे भूल गए थे राहें, या झिरझिर बरसे सावनी अखियाँ, सांवरिया घर आ, एक था बचपन। तो और मुझे लगता है कि वो बहुत खाँटी लोक भाषा के कवि हैं। पंजाबी जमीन दीना के सारा परवरिश, रोशन आरा बाग, साउथ बिल्कुल पंजाबी दिल्ली की, संस्कार आते हैं बिमल रॉय, SD बर्मन, ऋषिकेश मुखर्जी के, राखी जी की सोहबत, सब बंगाल स्कूल ऑफ थॉट।
पोइट्री इंस्पिरेशन क्या है? टैगोर। बंगाली स्कूल ऑफ थॉट, पंजाबी जुबान, रहवारी बॉम्बे में सिनेमा की जो एक लैंग्वेज है, जो डिक्शन है। गीत जब लिख रहे हैं तो उसमें बुल्ले शाह, बाबा फरीद आ रहे हैं, गालिब आ रहे हैं, हिंदी का लोकेल आ रहा है, वो जुबान आ रही है। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। तो मुझे लगता है कि वो गुलजार को बहुत यूनिक बनाता है। और सबसे खूबसूरत बात, हंसी मजाक, दिलचस्प मेटाफर्स, सटारिकल नमक इश्क का सटारिकल सॉन्ग्स, सोशियो पॉलिटिकल कोनोटेशंस के सॉन्ग। हिसाब लीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं, या घपला है जी घपला है, आटे में घपला बाटे में घपला। लेकिन इन सब से अलग गुलजार बहुत दूर तक चलने वाले एक, उसको मैं कैसे कहूँ, एक टीचर क्राफ्टमैन हैं, एक मास्टर हैं, एक ऐसे शिक्षक के बतौर हैं जो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स में इंटरफेस करता है। एक अब्रिज्ड वर्जन है सब चीज़ों का, पार्टीशन देखा हुआ है, इमरजेंसी देखी हुई है, हाल के दिनों में जी रहे हैं। कविता में सूफियाना और बंगाल स्कूल घुला मसा है। सलील चौधरी म्यूज़िक बना रहे हैं, गाने का जब वर्जन लिख रहे हैं, रोज अकेली राय आए रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात, तो उसमें नजरुल गीती का प्रभाव है। तो ये सब चीज़ें मल्टी लेयर्ड हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं और कनेक्ट विद यूथ है। मुझे एक बात ये बहुत समझ में आती है कि गुलजार जैसे बड़े शायर, बड़े गीतकार का एक सबसे बड़ा जो पक्ष है, जो उनका यूएसपी है, जो उनका एक वो है पार है, वो समकालीन बने रहना है, युवाओं से जुड़े रहना, निरंतर। जहाँ लोग पुरानी पीढ़ी की तारीफ करते हुए नए को खारिज करते और बिसूरते रहते हैं, गुलजार तब का युवा भी और आज का भी युवा, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, ये कर पाना। मैंने उनसे पूछा कि लिखे हुए शब्द बचेंगे? बोले बचे ही थे, बचेंगे ही। ठीक है, पहले अखबार थे, पहले मैगजीन थी, पहले पांडुलिपियाँ थी, किताब आए, ई बुक आया, अब ऑडियो बुक आएगा, फॉर्म बदलेगा, शब्द थोड़ी जाने वाला है। जो ताम्रपत्र पे लिखा हुआ, जो भोजपत्र पे लिखा हुआ शब्द है, वो चल के ऑडियो कनेक्ट में आ गया कि आप यूट्यूब से कनेक्ट करते हैं, स्पॉटिफाई पे जाते हैं, किसी उस पे जाते हैं और सुनते हैं। जो भी आजकल का नया मॉड्यूलर है, उसका डिवाइस है तो शब्द ही। फॉर्म बदलता, तो फॉर्म से घबराने की क्या जरूरत है? बोले पहले वैक्स सिलेंडर था, फिर स्पूल आया, फिर तवे आए, सॉरी, फिर पीजो इलेक्ट्रिक्स वाले रिकॉर्ड आए, फिर कैसेट्स आए, फिर सीडीज आए, पेन ड्राइव आया, और अब डिजिटली। बोले कि सब पे आप किसी भी बड़े उस्ताद का ख्याल सुन सकते हैं, सारे फॉर्म में आप गोरा गोरा इंग्लाइले सुन सकते हैं। तो ये जो विजन है और ये जो कनेक्टिविटी है, और इसमें किसी तरह की कोई थकावट नहीं है, कोई भागने का भाव नहीं है, वो बहुत कायदे का। बिल्कुल। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण ये है कि वो मेरे जैसे युवक अपने आधी उम्र से कम के व्यक्ति के साथ काम करना और अपनी जिंदगी की बात दास्तान बताने के लिए तैयार हुए। कोई भी बड़े से बड़ा पत्रकार, बड़े से बड़ा अनुभवी फिल्म क्रिटिक, उनके तो बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे उस तरह के लोग हैं जो उनके साथ जुड़े रहे हैं सिनेमा इंडस्ट्री में, लिरिक्स के समय, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग के समय। किसी को भी वो सौंप देते तो वो लिखता। यतीन्द्र मिश्र लिख रहे हैं, यतीन्द्र मिश्र 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में यार जुलाही एडिट कर रहे हैं। उस समय भी गुलजार साहब 75 साल के थे। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। लता जी से इस किताब की यात्रा उनके साथ कैसे शुरू हुई और क्या इम्प्रेशंस हैं, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा स्ट्राइक करती हैं? मैं बहुत छोटा था, लता जी का दीवाना होता था
हाँ, जैसे आपने सभी यहाँ होते कहा हैं है कि मैं लाखों, हाँ पहली पंक्ति मेरी है। दादी राजकुमारी विमला देवी से मिले संगीत संस्कार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जिससे आज मैं सुर साम्राज्ञी आदरणीय लता मंगेशकर जी पर कुछ लिखने की हिम्मत जुटा सकूं। ये पुस्तक तो लता जी आपको आपका परिचय तब से था? नहीं, लता जी से हमारा परिचय हुआ है 99 2000 इसके दौरान। परिचय एक श्रोता के रूप में? नहीं, मेरा लता जी से परिचय हुआ, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, 6-7 साल, 5 साल 6 साल, और दादी गाती रहती थी, भजन गाती थी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, पिया ते कहाँ गए नेहरा लगाए। तो मुझे लगता था मेरा भाई के भजन है, मेरा भाई के भजन है। जब बड़ा होना शुरू हुआ, 7th 8th 9th क्लास में पहुंचा, फिल्मी गाने सुनने शुरू किए, तो पता चला रही है तो तूफान और दिया फिल्म का गाना है, ये तो अल्लाह तेरो नाम तो हम दोनों का गाना है। दादी गाती थी, सब गाने गाती थी। दादी ढोलक पे बहुत सुंदर गाती थी, कठपुतली फिल्म का गाना, बागड़ बम 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 बाजे डमरू। मुझे लगता था कि ये यहाँ का लोकल कोलोकियल कोई सॉन्ग होगा, बट कठपुतली का गाना है और बैजंती माला का डांस है। तो ऐसे लता मंगेशकर दादी के ढोलक पे गाए गीतों के माध्यम से प्रवेश करती हैं जहन में। संगीत के संस्कार थे, कान अच्छा था सुनने का, घर में बहुत माहौल था, वो सब बता ही चुका हूँ आपको। मैं जिद पकड़े था, मुझे किताब लिखनी है, वो हमेशा टाल देती थी। 1.5 साल बीते इस बात के। एक दिन लता जी के सेक्रेटरी का फोन आया कि दीदी बात करना चाहती हैं। लैंडलाइन पे बात होती थी। बोली यतीन जी आपसे एक बात कहनी है, मेरे 80th बर्थडे होना है और उसका साल भर के बाद प्रिपरेशन है। 2009 की बात है, तो 2007-8 में करीब HMV को 80 गानों की एक CD कंपाइल करनी है। एक गाना मुझे मिलने, अच्छा तब तक इस दौरान जब बात होती तो मैंने ये सब बता दिया था कि मैं एक एक गाना कलेक्ट किए हूँ, ये है वो है, सुन के अनसुना करती हूँ। फिर एक गाने का जिक्र किया, बोली मैं आपसे पूछ तो रही हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपके पिताजी भी पैदा हुए होंगे उस समय। मैंने कहा दीदी बताएं, कोशिश करता हूँ। बोली एक गाना है जोगिया से प्रीत किए दुख होए। जैसे कहा तो मैंने कहा कि गरम कोट पिक्चर का गाना है, पंडित अमरनाथ का गाना है, कंपोजिशन है, मीराबाई का ये पारंपरिक भजन है, आपने इसमें ये भी गाया है, नन्हा मोला डोले डोले रंग नहीं। आप 5 गाने बता दिए। वाह, अरे आपको सब पता है? मैंने कहा जी। आपके पास है? मैंने कहा है। कहाँ से लिया? मैंने कहा नागपुर के एक कबाड़ी हैं, उनके पास सब आपकी रेंज थी, तो मैंने चोरी मतलब जाके खरीदा। हिंदुस्तान भर से बटोरा है, एक हसमुख दलवाड़ी जी हैं, उनके यहाँ से लिया। आप मुझे भेज सकते हो? नहीं भेज सकता। मैंने सारे गानों की एक CD बनाई, MP3 MP4 वर्जन सब बनाया, उनको कुरियर कर दिया। कुरियर भेजने के 1 हफ्ते 8 दिन बाद फ़ोन आया उनके सेक्रेटरी का, दीदी फ़ोन पे बात करना चाहती हूँ। यतीन्द्र जी बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई, मैं सारे गाने मिल गए, बहुत अच्छे प्रिजर्व मिले हैं। आप अपनी किताब शुरू कर सकते हैं, कब शुरू करनी है? वाह, तो सही वॉज शॉक टू हियर, बहुत खुश। आज इसका जवाब कभी नहीं मिला। आज मैं ये सोचता हूँ क्या वो मेरा टेस्ट ले रही थी या वाकई उनको गीत की ज़रूरत थी? ये तो मैं मान नहीं सकता कि उनके आर्काइव में, उनके खजाने में रहा नहीं होगा, या HMV ने नहीं ढूंढा होगा, या तो मेरा दिलचस्पी जुनून को आंक रही थी, या वो ये देख रही थी कितना सीरियस है, काम वाम करेगा कि नहीं करेगा, या वाकई उनको ज़रूरत रही हो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन उसके बाद किताब शुरू हुई। और वाकई इसको मैं कोई सर्टिफिकेट की तरह नहीं कह रहा, ये तो सर्टिफिकेट की तरह कहता हूँ कि सौभाग्यशाली हूँ कि लता जी को भरोसा जगा और उन्होंने मुझे इतने सालों में इतने घंटे दिए, तो बहुत बड़ी बात। जो मैं कहता हूँ कि जर्नी को एंजॉय करने की बात है, अचीवमेंट्स को थोड़ा 10 मिनट दूर भी रख दें। लेकिन इसको मैं कोई अचीवमेंट नहीं मानता एज ए पर्सन कि अरे मुझे सब गाने पता है या मैंने सुन रखे हैं। हाँ, आप उनके अतिरेकी प्रशंसक हैं, आप उनके में डूबे उतरा रहे हैं, तो कौन सा आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं? कोई व्यक्ति
अगर उसे कोई 1 लाख शेर याद हो या कोई व्यक्ति उसे अपने फेवरेट ऑथर की सारी कहानियाँ वर्ड बाय वर्ड याद हो तो बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खुशी की बात यह है कि जो चीज़ मुझे पता थी, जिस चीज़ का मुझे जुनून था, उस चीज़ का सही इस्तेमाल हुआ। उसके संदर्भ में एक मैं किताब लिख पाया, उसके संदर्भ में मैं लता जी से कनेक्ट हो पाया। लता जी को भी एक आश्वस्ति हुई कि दूर दराज छोटे शहरों में बैठे हुए लोग भी सिनेमा को, गीतों को ऐसे देखते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गुलजार साहब के साथ में था। 400-500 लोग लाइन लगा के एक खड़े हैं, धूप हो रही, जयपुर की धूप आप जानते हैं। गुलजार साहब हम बैठे 3-3.5 घंटा, साइन हो रहा है कि किताब पे, लाइन से किताब ले रहे हैं। मेरी दूसरी किताबें भी तो आती हैं, उन किताबों को भी खूब अच्छे से पाठक मिलते हैं, वो भी मशहूर होती हैं, उनकी भी साइनिंग होती है। इस जुनून के तय नहीं होती जिसके तहत गुलजार साहब की किताब पे होती है, लता जी पे होती है। तो आप मैं समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि ये इन लोगों के व्यक्तित्व का करिश्मा है कि मैं लिख पाया हूँ और उसको वो बड़ा परवाज मिला जिसकी वो किताबें हकदार थी, लेकिन उस पर तो इन लोगों के व्यक्तित्व की छाया है। और ये भी कि हम जब हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम सफलता को देखते हैं, उससे पहले उससे पीछे की तपस्या को नहीं देखते। दूसरी बात, क्रॉनिकल करने का समय नहीं है। भारत में सबसे खराब बात है कि हम दस्तावेज नहीं बनाते। भारत में सबसे खराब बात है स्कॉलरली लोगों में भी कि बहुत ठहर के सालों की मेहनत से कोई थॉरो कॉन्क्रीट सीरियस काम नहीं करना चाहते। बहुत सारे लेखकों का ये मामला होता है, ज़्यादातर नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग ये होते हैं कि जो चालू विषय हैं, जिनका बाजार चल रहा है, जिनकी प्रसिद्धि हो गई है, जिनके ऊपर करने से कुछ उनको तुरंत इंस्टेंट राहत मिल सकती है, उसमें लग जाते हैं। मुझे लग ही नहीं रहा था किताब कभी छपेगी। मैं कर रहा था, लिख रहा था, पढ़ रहा था, एंजॉय कर रहा था। ये भी तो ज़रूरी नहीं होता है। आप स्टोरी पढ़ते हो, आप इतने कंटेंट जनरेट करते हो। मुझे लगता है कि जितना आपने मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, टीवी में, रेडियो पे प्रोड्यूस ना किया होगा, पब्लिक नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा आपके आर्काइव में पड़ा होगा। हम कई बार हमको काम करते हुए आनंद नहीं आता, हम रिजेक्ट कर देते हैं। आधी बनी कहानियाँ, कविताएं, नज़में हर के पास होती, मशहूर से महान शायर से लेकर नए से नए शायर के पास। तो ये भी जरूरी नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट आपने लिया है तो पूरा ही हो जाए, या वो पूरा हो जाए उस मेयार पे पूरा हो जिस मेयार पे आपने अपने लिए रचनात्मक शर्तें लगा रखी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। वो विद्यानिवास मिश्र कहते थे कि लेखक से ये नहीं पूछना चाहिए कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है, उससे वो पूछना चाहिए कि किस किताब की जन्म कुंडली अच्छी है, किसका भाग्य अच्छा है। जैसे बच्चे का भाग्य होता है कि कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, ऐसे रचनाओं का भी होता है कि कोई अपने समय में बहुत सफल हो जाती है और किसी को समय की बाट जोहनी पड़ती है और वो बिसरा दी जाती है। तो मुझे लगता है कि लता जी का काम या गुलजार साहब का काम इस मायने में शायद रेखांकित हुआ है या होगा कि उनके जीवन को, उनके संघर्षों को, उनके रचनात्मक विचारों को जानने की बहुत जिज्ञासा है समाज में। आज सुबह मैं रामलला के दर्शन करने गया था जी, और आपका जो जुड़ाव रहा, योगदान रहा, उसके बारे में बताइए। मैंने इसको थोड़ा पहले पीछे से बताया कि कैसे मैं आया। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग शहर गजेटियर्स बनवाते थे, काम कराते थे। तो मैंने 2009 के करीब 10 में, उस समय अवनीश अवस्थी जी सेक्रेटरी कल्चर होते थे, अयोध्या की संगीत परंपरा नाम से एक पुस्तक संपादित की, लिखी, जिसमें अयोध्या के मठ मंदिरों का काम, संगीत, सब कुछ किया। 2016 में शहरनामा फैजाबाद किया, जिसमें पूरा कल्चर और ये सब उभरा। और 2018 में 19 में 2020 में ये किताब आई, अयोध्या
जब अयोध्या बनना शुरू हुई और जब ये हुआ, वर्डिक्ट आ गया, सारी चीज़ें आ गई, तो मुझे लगा कि अभी नया शहर बनने जा रहा है, अभी नया फसाड क्रिएट होगा, नई परिकल्पना, भव्य नव्य अयोध्या होगी। पुरानी कुछ चीज़ें जो रूइन हो रही हैं, जो डिक्लाइन हो रही हैं, जो डिलेपिडेटेड हैं, उसको आर्काइव कर लो। जो मेरा काम है कि मैं आर्काइविंग में बहुत आनंद लेता हूँ। तो मैंने वो किताब बनाई बड़ी और डिटेलिंग के साथ, जिसमें मैंने कनिंघम और कार्नेगी और टिफेंथलर का काम सब शामिल किया, ब्रिटिश गजेटियर। तो ये सब काम कर रहा था और नृपेंद्र जी से बहुत ही अच्छा परिचय और पारिवारिक अभिभावक की तरह। तो एक दिन पधारे थे अयोध्या और ये जब कंस्ट्रक्शन कमेटी के मुख्य हुए वो, तो मैंने वो अयोध्या किताब, शहरनामा फैजाबाद और अपनी संगीत परंपरा वाली ये और लता जी वाली किताब और जो भी मेरा काम था उनको एक सेट गिफ्ट किया। मैंने कहा सर इसको देखिएगा। तो उसमें हुआ क्या कि एक हफ्ते के बाद उनका फ़ोन आया कि दिल्ली कब आओगे। तो मैंने कहा दिल्ली आता रहता हूँ। बोले आना तो 3 मूर्ति भवन आना। मैं गया तो बोले बेटा मैं हैरान हूँ ये देख के कि अयोध्या पे अभी ये सब शुरू हुआ है। कोई अयोध्या में बैठ के कोई लेखक अपनी कविता, कहानी, उपन्यास लिखे समझ में आता है, लेकिन तुम सिटी मेमोयर्स जुटाने में, सिटी पे काम करने के लिए कंसिस्टेंटली लगे हो। और ये बात नहीं है कि राम मंदिर का वर्डिक्ट आया है तब तुम एक बड़ी कॉफ़ी टेबल ला रहे हो। 2009 में काम कर रहे हो, 2016 में काम कर रहे हो, जब कोई ऐसी बात नहीं थी चर्चा में। और कल्चरल कर रहे हो, किसी एजेंडा पे नहीं कर रहे हो, पॉलिटिकल नहीं। राइट। तुमने वो किया है जो इनटैंजिबल बिल्कुल कल्चर को तुमने प्रमोट किया, प्रोपोगेट किया, और बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई प्रोपेगेंडा। तो मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन कमेटी की आइकोनोग्राफी टीम से, इंस्क्रिप्शन टीम से, सबसे जुड़ो, तुम काम करो, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे स्कॉलर की ज़रूरत है। हम जोड़ेंगे ही 2-4 स्कॉलर, व्हाई नॉट यू फ्रॉम अयोध्या, की हमें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा सर, और आप? तो मैंने कहा सर मैं अयोध्या के लिए सेवा भाव से करता हूँ, रामलला के लिए भी सेवा भाव से करूँगा। मैं कोई पैसे रुपए नहीं लेता हूँ, मैंने इन किताबों में भी कोई पैसे नहीं लिए। अयोध्या पे मेरे काम का ये मेरा सिद्धांत, अच्छा, कि मैं एक नागरिक हूँ, तो मुझे अपने शहर के लिए कुछ करना चाहिए। अगर मुझे भगवान ने ये शक्ति दी एक लेखक होने की, और उसके नाम पे मैं तमाम सारे काम करता हूँ, अपने शहर की सेवा करनी चाहिए, सिटी मेमोयर लिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा वो ठीक है, वो हम देख लेंगे, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैं कंस्ट्रक्शन कमेटी की सब कमेटी मूर्ति आइकोनोग्राफी टीम में का हिस्सा हुआ। बहुत सारी चीज़ें मैं, चूँकि वनडेर परंपरा जानता था, लिखा था, इंटरेस्टेड रहता था, तो मैं धीरे धीरे आशीष सोमपुरा जी के साथ फिर मैंने नृपेंद्र जी को असिस्ट करना शुरू किया। और जितना कुछ भी राम मंदिर में, चाहे वो राम जन्मभूमि का इतिहास है 500 साल का, जटायु मंदिर है, कुबेर टीला है, सप्तऋषि मंदिर बन रहा है, सारी डिटेलिंग है। लोअर प्लिंथ में वासुदेव कामत जी जो डिज़ाइनिंग करके जो स्कल्पचरिंग कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों का पट्टों पर उल्लेख संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी में करना, या हम एक भारत दर्शन यात्रा दिखा रहे हैं परकोटे में, जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी के साथ हम बात करके एक 100 प्रसंग, कथा चित्र प्रसंग बना रहे हैं, जिसमें भारतीय परंपरा, दर्शन, सब तरह के मत संप्रदायों की जो सबसे प्रेरक कहानियाँ हैं, उनके ब्रॉन्ज म्यूरल्स होंगे, उनकी डिटेलिंग होगी। तो इस सब काम में मुझे जोड़ा गया। और फिर 2.5 साल हो गए, 3 साल जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ। तो आप रामलला की मूर्ति देखने गए होंगे, तो जो पत्थरों पे जो देवांगनाएँ उकेरी हैं, शार्दूल हैं, जो सब अलंकरण हैं, वो सब जब डिज़ाइन पास होती है, हम ही लोग पास करते हैं, मैं, आशीष और तमाम लोग। फिर जब आइकोनोग्राफी शुरू होती है तो उसको विज़िट करके उसकी रिपोर्ट देना, कुछ कमी है तो उसको फिर सही करा के, चेक करा के ठीक करवाना, वासुदेव जी को शामिल करना, आशीष सोमपुरा को बताना कि ऐसे गलत बना या डिसप्रोपोर्शनेट है, या कोई ड्राइंग सही नहीं है तो उसको तब रिजेक्ट करके उसका बेहतर प्रकल्प बनवाना। एक ये उसका काम है। दूसरा ब्रॉन्ज वाले का भी ऐसे ही है। इंस्क्रिप्शन मैं अपने से करता हूँ, उसमें तमाम बड़े लोगों ने सहयोग किया, और जिन लोगों की भी ज़रूरत होती है तो नृपेंद्र जी की टीम उसके साथ देती है, तो एक उसमें रहना होता है। उसके अलावा जब मूर्ति का निर्माण हो गया और मूर्ति के जेवर वगैरह बनने थे, आभूषण पहनाए जाने थे, तो श्री चंपत राय जी ने मुझे बुलाया कि इसके गहने बनने हैं,
तुम लोग कुछ करो। हमने कहा बड़ी देर हो गई है। आप बोले जब तक मूर्ति नहीं तैयार होती हम कैसे साइज़ वगैरह डिफाइन करते, कुछ करते। तो ऐसे में प्रतिमा के लिए फिर गोविंद देव जी के मार्गदर्शन में मैंने सारा अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण से निकाल के डिटेलिंग शुरू की। स्वामी जी को बताता रहा। फिर उसके बाद यामुनाचार्य जी हुए दक्षिण के बड़े संत, उनका आलवंदार स्तोत्र है जो लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना में पढ़ा जाता है। तो रामानुज संप्रदाय का बड़ा ग्रंथ है। तो उसमें कैसे आभूषण है, पारंपरिक रूप से क्या कहते हैं कि अगर जो कंठे के बाद का हार होता है, जिसको आज के डेट में हम सतलड़ा पचलड़ा कहते हैं, उसको उस समय पदिक कहते थे। जो आर्मलेट है, बाजूबंद है, उसको उस ज़माने में अंगद कहा जाता था। तो इस तरह से फिर कवितावली में देखना, दोहावली उसमें विनय पत्रिका में देखना कि कैसे कैसे शिशु रूप में बालक राम का श्रृंगार है। राम सूर्यवंशी हैं तो कहीं सूर्य होना चाहिए, तो मुकुट में सूर्य है और कंठे में सूर्य बनाया है। जो विजयंती माला बनाई गई है उसमें 5 तरह के फूल बनाए गए कि उसमें पारिजात है, कुंद है, कमल है, तुलसी पत्र है। तो पारंपरिक ढंग से मैंने शोध किया आभूषणों पे और फिर उसको ट्रस्ट ने फिर जूलर को जिनको दिया गया बनाने के लिए, उन्होंने डिज़ाइन करके दिया, उसमें करेक्शन करके सब जब फाइनल ट्रस्ट ने अथॉरिटी कर दी कि ये यतीन्द्र का बताए कंसेप्ट पे ये डिज़ाइन सही है, फिर भगवान के आभूषण बने। तो एक ये काम किया। 22 तारीख के उसमें मंगल ध्वनि की अवधारणा मैंने ही रखी थी, ट्रस्ट ने उसको हमें बड़ा सहयोग किया। तो उसमें हर राज्य की मंगल ध्वनि हमने की थी और ये कोशिश की थी कि मठ मंदिरों में पारंपरिक ढंग से जो भगवान की सेवा के लिए जो पारंपरिक वाद्य इस्तेमाल होते हैं उनका ही वो किया जाए। तो ऐसे में फिर हमने तमिलनाडु से नादस्वरम लिया, तविल लिया, आंध्र प्रदेश का घटम लिया, उत्तर प्रदेश से शहनाई ली, पंजाब का अलगोजा लिया, वहाँ वेस्ट बंगाल का श्रीखोल लिया, गुजरात का नगाड़ा लिया। ऐसे करके रावण हत्था मंगाया, मुरछंग मंगवाया, कर्नाटका से सरस्वती वीणा आई और फिर कलाकारों ने बजाया और पारंपरिक धुनें बजाई गईं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वैष्णव जन, रघुपति राघव राजा राम, ये सब, ठुमक चलत रामचंद्र, श्री रामचंद्र के पालो भजवन। तो ये काम किया। फिर मंडल पूजा चल रही थी प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिनों की। उसका एक पार्ट था कि संगीत भी रोज हो। तो मैंने श्री चंपत राय जी से निवेदन किया कि इसको थोड़ा सांस्कृतिक बनाते हैं और चूँकि राम सबके हैं, उनका एक सार्वजनिक सांस्कृतिक स्वरूप है, वो करुणा सहोदर हैं, सब में वास करते हैं। तो ऐसा करें कि हम ये एक टेपेस्ट्री बनाएं कि सब लोग आके अपनी कलाओं से राम की सेवा करें। तो श्री राम राग सेवा का कंसेप्ट दिया। 45 दिवस तक लगातार वो सेवा चली। 22 राज्यों के करीब 250 से ऊपर कलाकार आए, 90 मुख्य कलाकार, उनके 150-200 सहयोगी कलाकार। भरतनाट्यम के लिए सबसे उम्रदराज वैजंती माला जी से लेके डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम और हेमा मालिनी जी ने किया नृत्य। कुचिपुड़ी के लिए दीपिका रेड्डी आई, कथक के लिए प्रेरणा श्रीमाली। साउथ के गायन में हमने कर्नाटिक पद्धति के गायन के लिए सिक्किल गुरुचरण को बुलाया, रंजनी गायत्री जी को निवेदन किया। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए देवकी पंडित जी ने गाया, अश्विनी भिड़े देश पांडे ने गाया, राहुल देश पांडे, जयतीर्थ मेवंडी ने गाया, साजन मिश्रा, स्वरांश मिश्रा ने गाया। ये भी कोशिश की कि भक्ति के तमाम प्रकार यहाँ इस्तेमाल हों। तो हमने इस्कॉन का भी कीर्तन रखा, महाराष्ट्र के पंढरपुर का वारकरी कीर्तन रखा, गुजरात से हमने चारणी रामायण गान बुलाया, हमने नाथ द्वारा से निवेदन किया कि वो किशनगढ़ परंपरा का हवेली संगीत हो, ध्रुपद गायन हुआ, रुद्र वीणा थी, मोहन वीणा थी, सरस्वती वीणा थी, घटम था। ऐसे किसी वाद्य को नहीं रखा गया जो आधुनिक समय की देन है, जिनका मंदिरों में पहले प्रवेश नहीं था। कुचिपुड़ी था, संस्कृत की
जो भास के संस्कृत नाटकों में 3000 साल पुरानी परंपरा है कोडियाट्टम। तो कलामंडलम जिष्णु प्रताप को बुलाया केरल से, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सब मतलब जो कुछ भी समाहित हो सकता था। और मुझे विश्वास नहीं था नीलेश जी कि इतना लोकप्रिय होगा, इतना आस्था से देखा जाएगा। किसी कलाकार ने अपनी कोई फीस नहीं, प्रोजेक्ट की तरह, एक रिसर्च प्रोजेक्ट। माय गॉड। किसी कलाकार ने कोई पैसे नहीं लिए, आने जाने की और रुकने की व्यवस्था की। अहो भाव से, श्रद्धा भाव से सबने परफॉर्मेंस किया। समय की कोई सीमा नहीं रही। इतना प्रेशर था कि हम एक दिन में एक प्रोग्राम करते थे, कई दिन हमें 2 करने पड़े। 50 दिन तक लगभग वो 45-50 दिन में वो निपटा। मालिनी अवस्थी जी ने पहले दिन गाया, उत्तर प्रदेश से हमने वो लोक गायन रखा। और अंतिम दिन डॉक्टर सोनल मान सिंह जी और एक वेदमूर्ति मंडार खडलकर जी हैं, वो उन्होंने सामगान पे पूरा सामवेद पढ़ा, पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा। ये भी कहते हैं कि किसी भी देवता के जो धार्मिक अनुष्ठानिक आयोजन है उसकी फलश्रुति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए कि अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसमें जैसे एक पौराणिक कृत्य में कथा में कहते हैं ना, हम देवी भागवत पढ़ते हैं, सप्तशती पढ़ते हैं तो क्षमा प्रार्थना स्रोत पढ़ते हैं। तो एक तरह से क्षमा प्रार्थना होती है, कहीं कुछ गलती गई होगी तो उसको संपूर्ण मान लिया जाए, क्षमा कर। हाँ। तो मैंने कहा अगर सांगीतिक सेवा से कोई गलती रह गई हो तो सांगीतिक विष्णु सहस्त्र नाम हो। वाह। कि हम संगीत पे विष्णु सहस्त्र नाम करें, कि वो संगीत की श्रुतियों और उसमें और कोई विवादी स्वर आ गया हो तो उसको ठीक करें। तो एक बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही कलात्मक भाव से, सुरुचि से ये काम हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने उसको अनुमोदित किया, हमने उसका कार्यक्रम समन्वय किया और कलाकारों का आह्लाद देखते बनता था। जब हम उसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी, अभी वो दूरदर्शन पे आएगा, जब व्यू पॉइंट लेते थे कि राग सेवा का अनुभव क्या है, तो अधिकांश लोग रो के गए, कुछ लोग बोल नहीं पाए, कुछ ने कहा हम अभी अधूरे हैं, हमने ठीक से किया नहीं। तो एक बहुत अच्छा हर उम्र के लोग जी, हर उम्र के लोग। सबसे कम उम्र की पलक मुच्छल, पलाश मुच्छल, और सबसे बड़ी उम्र में वैजंती माला जी, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जैसे लोग। वैजंती माला जी की परफॉर्मेंस कैसी? वैजंती माला जी से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं 90-91 साल की हो गई हूँ, मैं थोड़ी देर 20-25 मिनट कर सकती हूँ। मैंने कहा पाए आप 5 मिनट भी करेंगी तो हमारे लिए बड़ी बात है। बेटा मैं व्हील चेयर पे आऊँगी। मैंने कहा व्हील चेयर पे आएंगी तो क्या परफॉर्म करेंगी? मैंने कहा ठीक है, बहुत बड़ी कलाकार है, बहुत बड़ी महिला है, सम्मान करना चाहिए। बुलाया, ट्रस्ट से रिक्वेस्ट किया, बहुत सम्मान से आई। व्हील चेयर से हम लोग बिठा के उनको तैयार करके लेके गए वेन्यू में, मंदिर के रंगमंडप में हो रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, दर्शन वर्शन करने के बाद स्ट्रेट खड़ी हुई 91 साल की महिला और 35 मिनट तक खड़े होकर परफॉर्म करती रही, नृत्य करती रही। और उसके बाद 1 घंटे तक लोगों के साथ फोटो खिंचाना, बात करना। बाद में थक हार के हमने उन्हें बिठाया कि अब आप बैठ जाएं, हम आपको इतना कष्ट नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत अलौकिक अनुभव था। हेमा जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रंजनी गायत्री, सिक्किल गुरुचरण, उदय भवालकर, किसकी महिमा बखानूं, पंडित चंद्र प्रकाश जी किशनगढ़ संगीत के अद्भुत हवेली संगीत करके गए। विष्णु मोहन जी ने कमाल का वादन किया, सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम, अनूप जलोटा। एक तरफ ये रेपेट्री, एक तरफ जयंती कुमारेश और आर कुमारेश जैसे लोग, जो सरस्वती वीणा और वायलिन के अद्भुत साम्य से इन्होंने काम किया। एक सुकन्या राम गोपाल का एक पूरा ग्रुप है, घटम का 5 स्त्रियां हैं, क्या सुंदर ढंग से वादन करती हैं, वृंदवादन। मैहर बैंड बुलाया मध्य प्रदेश से, बाबा अलाउद्दीन खां ने जो शुरू की थी परंपरा। बनारस की शहनाई रखी, अयोध्या का पागलदास जी की परंपरा का पखावज वादन रखा, असम का सत्रिया डांस भी रखा। तो कुछ छूटा नहीं। और कलाकार जुड़ेंगे, अब जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि ट्रस्ट अभी और आगे करेगा। अभी तो 50 दिन पूरा करके हमने समाप्त किया है, लेकिन आगे रामनवमी पे और दशहरे पे हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। एक हर समाज को ईमानदार डाकियों की आवश्यकता होती है।
आप बहुत ईमानदार डाकिये हैं और आप जो कर रहे हैं वो आगे की पीढ़ियों के लिए है। और इसमें बड़ा सेल्फलेसनेस है बहुत। फौरी तौर पे एक क्षणिक सफलता या आज के इंटरनेट युग की रीच या व्यूज़ से बहुत से परे। तो और ये एक तपस्या है कि अच्छा काम करते रहना, उस पे डटे रहना, डिसेंट कंटेंट। मैं एक मुहिम के तौर पे मैं इसकी बात करता हूँ कि आज के समय में डिसेंट कंटेंट करते रहना, जब लालच है कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दें तो शायद ज़्यादा अटेंशन मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और ऐसे तपस्वियों के बारे में बात करते रहना मुझ जैसे लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बहुत ही मतलब शर्मिंदा होने वाली बात है। मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने कभी इस बात को अपनी प्राथमिकता की सूची में नहीं रखा कि कोई भी काम करते हुए ये तो मतलब ये तो एक बड़ा काम था जो एक सेवा का भाव दिया गया राम जी के लिए। मैं अपनी किताब में, आप मेरी किताब पढ़ें तो गुलजार साहब में गुलजार साहब दिखेंगे, लता में लता दिखेंगी, बेगम अख्तर में बेगम अख्तर दिखेंगी, मैं नहीं दिखूंगा।